हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996। और ये बहुत अच्छा एक्ट है, बहुत मजेदार एक्ट है। इस एक्ट की आज की डेट में तो बहुत ज्यादा रेलेवेंस बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ चुकी है मैं उसके बारे में बात करूंगा। आर्बिट्रेशन वर्ड हो सकता है आप लोगों ने पहली बार सुना हो, कंसिलेशन वर्ड हो सकता है आपने पहली बार सुना हो। मैं इन सब के बारे में भी बात करूंगा कि आर्बिट्रेशन वर्ड, आर्बिट्रेटर क्या होता है, आर्बिट्रेशन क्या होता है, सबके बारे में बात अभी मैं करूंगा। इस एक्ट को लाने का लॉजिक क्या था मैं जरा समझाता हूं। आपको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर, अच्छा पहले एक चीज क्लियर कर दूं फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इंडिया में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 है, तो ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में सबसे पहला एक्ट है। इससे पहले इंडिया में आर्बिट्रेशन एक्ट नहीं था। इससे पहले इंडिया में आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 हुआ करता था। कौन सा हुआ करता था? आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 हुआ करता था। उस टाइम पे कंसिलेशन का कंसेप्ट नहीं था ऑफिशियली। तो लेटर ऑन एक कंसिलेशन के मैथ कंसेप्ट को लेके ये क्या होता है आर्बिट्रेशन कंसिलेशन सब समझाऊंगा। सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि लेटर ऑन कंसिलेशन के कंसेप्ट को भी लेके आए, तो इसको हटाया गया एंड 1996 के अंदर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट लाया गया। तो बात समझ आई। पहले खाली आर्बिट्रेशन का कंसेप्ट होता था, लेटर ऑन एक कंसिलेशन का कंसेप्ट भी लेके आए, तो उसके बाद आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट 1996 आया। पहले खाली आर्बिट्रेशन का होता था 1940 में। तो ये समझाने वाली बात थी। अब मैं समझाता हूं आर्बिट्रेशन होता क्या है और इस कंसेप्ट को क्यों पढ़ा जाता है। जरा देखो, जरा समझना। पहले एक एग्जांपल से लेके बात करते हैं। मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, मान लो एक पर्सन है मिस्टर बी। अच्छा, इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया। मान लो इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करा था सेल ऑफ गुड्स का, और मान लो दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया। अच्छा, डिस्प्यूट हो गया, मान लो पेमेंट को लेके हो गया या डिलीवरी को लेके हो गया। हो सकता है उसने पेमेंट ना करी हो, क्रेडिटर ने डिलीवरी कर दी हो। ऐसा हो सकता है कि क्रेडिटर ने डिलीवरी ना करी हो, उसने पेमेंट कर दी हो, कुछ भी हो सकता है। मान लो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो नॉर्मली जो केस जाता है वो कहां जाता है? कोर्ट में, सिविल कोर्ट्स में। ये वाले केस तो कहां जाते हैं? सिविल कोर्ट्स में। अब आपको पता है कि जब केस कोर्ट में जाता है तो आपको पता है हमारे इंडिया में कोई भी केस आसानी से सॉल्व नहीं होता है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख सुनते हो ना। वो सच्चाई है कि वो इंडिया में नॉर्मल केस भी ना, मरे से मरा केस भी एक बार कोर्ट अगर लग गया तो 3 साल, 4 साल, 5 साल तो बड़े आराम से खिंच जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना लोग कि 3 लोगों से बच के रहना चाहिए: काली वर्दी वालों से, खाकी वर्दी वालों से, सफेद वर्दी वालों से। है ना? भगवान इनके दर्शन ना कराए तो ये अच्छा है। ऑल दो मजबूरी में या मुसीबत में हमारे को बचाने वाले यही लोग होते हैं, लेकिन स्टिल इनका कहते हैं लोग, इनका जितना कम पाला पड़े उतना ज्यादा अच्छा है। मतलब काली वर्दी वाले वकील, सफेद वर्दी वाले डॉक्टर्स और खाकी वर्दी वाले पुलिस वाले। लेकिन मजबूरी में हमें जाना इन्हीं के पास पड़ता है, तो सच्चाई है, इनके बिना भी गुजारा नहीं है। अच्छा, अब क्या है कि ये जो केस चलते हैं, नॉर्मली केस कहां जाते हैं? कोर्ट में। लेकिन कोर्ट में ना क्या होता है कि बहुत लंबे 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 टाइम तक केस चल जाते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अब मान लो कि सपोज, बड़े ध्यान से सुनना, मान लो इसने इसको पैसे दिए। मान लो ए ने बी को 10 लाख रुपए के गुड्स मंगाए थे। ए ने बी से 10 लाख के गुड्स मंगाए थे और बी ने गुड्स सप्लाई नहीं करे, पैसे ले लिए। ध्यान से सुनना। मान लो हो गया डिस्प्यूट। अब ए के तो 10 लाख रुपए लटक गए। अब ए के 10 लाख रुपए लटक गए। मान लो ए का जो पूरा बिजनेस है उसका टर्नओवर ही 20 लाख रुपए के आसपास है। अच्छा, 20 लाख का इसका टर्नओवर है, ये हर बार नया माल मंगवाता है, वहां से बेचता है, जो ऊपर का रिवेन्यू होता है उसका, जो ऊपर से बेच के जो प्रॉफिट कमाता है वो कमाता है, फिर बाकी का पैसा वापस क्या करता है? बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देता है। तो ऐसे करके टोपी घुमाता है अपनी। हर बंदा बिजनेस में नहीं करता, पैसा रोटेट होता रहता है कि इधर से खरीदा माल उधर बेच दिया, फिर जो ऊपर का प्रॉफिट आया वो रख लिया, फिर माल इन्वेस्ट कर दिया, ऐसे। अब इसका 10 लाख रुपए ब्लॉक हो गया। मैं ये नहीं कहता कि वो पैसा से वापस नहीं मिलेगा, मिलेगा 3-4 साल बाद, जब वो डिस्प्यूट क्लियर होगा तब मिलेगा। उससे पहले तो मिलने से रहा। लेकिन इसका 3 साल तक बिजनेस नहीं इफेक्ट होगा। क्या पता इसकी दुकान ही बंद हो जाए, क्योंकि इसका तो 20 लाख में से 10 लाख कट गया ना। इसमें तो बचा ही कितना है? 10 लाख। तो इसका तो बेचारे का नुकसान हो रहा है। इसका तो बिजनेस भी उधर से बिजनेस भी लटक गया और इधर से डिस्प्यूट भी सेटल नहीं हो रहा। तो ऐसा ना हो तो इंडिया में एक नया कंसेप्ट लेके आए आर्बिट्रेशन का। और ये आर्बिट्रेशन का कंसेप्ट मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। आपकी मर्जी है, जाना है जाओ, नहीं जाना ना जाओ आर्बिट्रेशन में। तो आर्बिट्रेशन क्या होता है? जैसे दो बंदों की लड़ाई होती है, ऐसे केस का जाता है कोर्ट के अंदर, और कोर्ट में आपका केस कौन देखता है? जज देखता है। ऐसे ना इंडिया में आर्बिट्रेशन सेल्स बने हुए हैं, आर्बिट्रेशन सेल्स, जहां पे आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे मान लो दो बंदों की लड़ाई हो गई, मान लो अगर ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट है, ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट है,
ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट है, मान लो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है, और इन लोगों ने ना अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखवा दिया था कि कल को अगर हमारा डिस्प्यूट होगा तो हम केस को कहां लेके जाएंगे, आर्बिट्रेशन में लेके जाएंगे। तो आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि जैसे ए और बी हैं, इन्होंने आर्बिट्रेशन सेल से एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा, मान लो इन्होंने एक बंदा अपॉइंट करा मिस्टर एक्स, आर्बिट्रेटर एक्स को अपॉइंट करा, वो कौन है, आर्बिट्रेटर। ये क्या करेगा, ये दोनों की बातें सुनेगा जैसे जज सुनता है, और जज जैसे जज सुनने के बाद डिसीजन देता है, ऐसे ये आर्बिट्रेटर भी क्या देता है, डिसीजन देता है। अच्छा, जब जब कोर्ट डिसीजन देता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर, डिक्री, जजमेंट ऐसे बोलते हैं। जब यहां पे आर्बिट्रेटर डिसीजन देता है, आर्बिट्रेटर जो डिसीजन देता है उसे हम बोलते हैं अवार्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, डिसीजन गिवन बाय द आर्बिट्रेटर इज कॉल्ड अवार्ड, डिसीजन गिवन बाय द आर्बिट्रेटर इज कॉल्ड अवार्ड। तो इसका मतलब ये कोर्ट की तरह ही काम करता है, दोनों पार्टीज की बात सुनता है और उसके बाद डिस्प्यूट सेटल कराता है और अल्टीमेटली डिसीजन दे देता है, जिसको उसके बाद लगता है किसके फेवर में देना है, वो दोनों का पक्ष सुनने के बाद जैसे जज करता है ऐसे ये भी डिसीजन देता है। मगर जो जब कोर्ट डिसीजन देता है हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर या डिक्री या जजमेंट। लेकिन जब यहां आता है तो यहाँ पे जब, अच्छा वैसे तुम बता दो, जजमेंट जो होती है पहले आती है फिर बाद में डिक्री और ऑर्डर आता है, वो मैं सिविल प्रोसीजर कोड में बता चुका हूं। अभी तुम नॉर्मली समझोगे, अभी नॉर्मली एक ऐसे समझो कि जब कोर्ट ऑर्डर देता है तो हम क्या बोलते हैं, कोर्ट जब डिसीजन देता है हम ऑर्डर बोलते हैं, ऐसे समझ लो, है ना, या जजमेंट बोलते हैं, ऐसे समझ लो, नॉर्मल भाषा में तो यही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आर्बिट्रेटर डिसीजन देता है, ऑल्दो इसलिए बता रहा हूं मैं बार बार फोकस करके कि जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर में भी फर्क होता है, लेकिन नॉर्मल भाषा में नॉर्मल बंदा ये समझता है कि कोर्ट जो ऑर्डर देता है हम जजमेंट बोलते हैं, तो ऐसे समझ लो। लेकिन जजमेंट और ऑर्डर में फर्क होता है, इतना मान लो अभी के लिए होता है। तो मान लो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो कोर्ट तो ऑर्डर देता है, जज, आर्बिट्रेटर जो डिसीजन देता है उसे हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड अवार्ड। अवार्ड, अवार्ड एक अलग से वर्ड यूज करा गया, बेसिकली है क्या, डिसीजन ही है, आर्बिट्रेटर की जजमेंट है किस्म से, ऑर्डर है आर्बिट्रेटर का, लेकिन इसे हम अवार्ड बोलते हैं थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए कि कोर्ट वाले प्रोसेस में हम ऑर्डर बोलते हैं और यहां पे हम क्या बोलते हैं, अवार्ड। आर्बिट्रेटर में ले जाने का केस फायदा क्या होता है, जैसे कोर्ट में केस 3 साल 5 साल 5-5 6 साल जाता है, आर्बिट्रेशन के अंदर जो केस सेटल हो जाता है ना, वो जनरली 6 मंथ्स तक हो जाता है, 6 मंथ्स तक केस सेटल हो जाता है। तो इसके अलावा आपका कितना सारा टाइम सेव हो रहा है, और जब टाइम सेव होएगा तो वही पैसा बिजनेस में लगाओगे, टाइम सेव होगा, मनी सेव होगी, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये फायदा होगा। तो इसलिए लोग आर्बिट्रेटर में जाना पसंद करते हैं। तो बच्चा मेरे को बोलता है कि सर इंडिया में फिर सारे केस आर्बिट्रेशन में क्यों नहीं जाते, कोर्ट में क्यों जाते हैं? बेटा उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि एक तो एक चीज याद रखना, आर्बिट्रेशन वाले जो है ना, आर्बिट्रेशन के अंदर पहली बात तो खाली सिविल केसेस जाते हैं, आर्बिट्रेशन में सिविल केसेस जाते हैं, क्रिमिनल केसेस नहीं जाते। आर्बिट्रेशन के अंदर सिविल केसेस जाते हैं, क्रिमिनल केसेस नहीं जाते, पहले तो ये समझना है। और सिविल में भी सारे नहीं जाते, लिमिटेड सिविल केसेस जाते हैं, लिमिटेड सिविल केसेस जाते हैं, कुछ सिविल केसेस भी यहां पे नहीं जाते, कुछ सिविल केसेस भी यहां पे नहीं जाते, वो आगे देखेंगे कौन कौन से हैं। तो पहले तो हमने ये समझा कि आर्बिट्रेशन में सिविल केसेस जाते हैं, क्रिमिनल नहीं आते, और सिविल भी सारे नहीं जाते, इसलिए आर्बिट्रेशन इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है। अच्छा जैसे क्रिमिनल केस, मर्डर है, रेप है, डकैती के केस है, ये सारे केस के लिए तुमको क्या लगता है कि आर्बिट्रेशन में चले जाओगे? मैंने उसका मर्डर करा, मैं पार्टी को बोल रहा हूं सामने वाली को, चलो एक काम करते हैं आर्बिट्रेशन में कैसे सेटल कर लेते हैं, नहीं ना, क्योंकि आर्बिट्रेशन के अंदर छोटे मोटे केस जाते हैं, है ना, 6 महीने में केस सेटल हो जाता है। अब मर्डर के केस, रेप के केस में बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, बहुत लंबा प्रोसीजर चाहिए। तो ये जो क्रिमिनल केसेस होते हैं सारे बड़े बड़े केसेस, वो सब कहां जाते हैं, कोर्ट्स के अंदर ही जाते हैं, वो यहाँ पे नहीं जाते आर्बिट्रेशन में। आर्बिट्रेशन में सिविल जाते हैं, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस हो गया, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट के केस हो गए, है ना, ये छोटे मोटे केस कहां जाते हैं, आर्बिट्रेशन पे, बड़े बड़े केसेस नहीं जाते आर्बिट्रेशन के अंदर, क्रिमिनल केस। और सिविल भी सारे नहीं जाते, लिमिटेड जाते हैं। अच्छी समझने वाली क्या थी, पहले तो हमने ये समझा कि सिविल केस जाते, क्रिमिनल नहीं आते। दूसरा फिर हमने ये समझा कि सिविल भी सारे नहीं जाते, और आर्बिट्रेटर कौन होता है, एक इंडिपेंडेंट बंदा होता है, तो दोनों की बात सुनेगा और जजमेंट देगा, और जो डिसीजन वो आर्बिट्रेटर देता है हम क्या बोलते हैं, अवार्ड। डिसीजन गिवन बाय द आर्बिट्रेटर इज कॉल्ड अवार्ड। अब आगे देखते हैं क्या बात है, आगे भी समझते हैं। तो गाइस आगे बात करते हैं, कुछ बेसिक बेसिक चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं। अगर मैं तुम्हारे को वो क्लियर कर दूं, वो क्या है जरा देखना। एक आर्बिट्रेशन जो है ना, एक स्मॉलर टर्म है हमारे इंडिया में ना। आर्बिट्रेशन एक कंसेप्ट है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर। आर्बिट्रेशन उसका एक छोटा सा पार्ट है, पहले ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उसी के बारे में चैप्टर्स पढ़ेंगे। हमारे इंडिया में एक कंसेप्ट चलता है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर। ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ना 4 पार्ट है, अगर मैं तुम्हारे को बताऊं तो
एक है आर्बिट्रेशन, एक है मीडिएशन, एक है कंसिलेशन और एक है नेगोशिएशन। इन सबके बारे में भी हम पढ़ेंगे इस एक्ट के अंदर, लेकिन अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आर्बिट्रेशन के बारे में, ठीक है। फिर आगे भी इन सबके बारे में भी पढ़ेंगे। अच्छा, अगर मैं तुम्हारे से बताऊं, अगर एक चीज क्लियर कर दूं, तो आर्बिट्रेशन में हमने ये तो समझ लिया कि जो आर्बिट्रेटर है उसका क्या काम होता है, और ये सिविल केस जाते हैं वगैरह वगैरह। अगर मैं तुम्हारे को बताऊं तो आर्बिट्रेशन जो इंडिया में जो आर्बिट्रेटर हमेशा अपॉइंट होते हैं, आर्बिट्रेटर जो इंडिया में अपॉइंट होते हैं, अगर आप सिंगल पर्सन को अपॉइंट कर रहे हो, सिंगल पर्सन को अपना आर्बिट्रेटर बना रहे हो, तो हम उसे खाली आर्बिट्रेटर बोलेंगे। अगर आप किसी एक ही बंदे को अपना आर्बिट्रेटर बना रहे हो तो हम उसे आर्बिट्रेटर बोलेंगे। लेकिन अगर आप कुछ होता है ना कि आप तीन आर्बिट्रेटर, पांच, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पर्संस को अगर आप अपना आर्बिट्रेटर बना रहे हो, अगर आप ग्रुप ऑफ पर्संस का आर्बिट्रेटर ग्रुप हायर कर रहे हो, पूरा ग्रुप ऑफ आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट कर रहे हो अपना केस के लिए, तो उसे हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। जहां पे एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आप उनको हायर करते हो कि हमारा जैसे होता है ना, तुम अपना ऑडिट करवाते हो तो या तो तुम एक इंडिविजुअल सीए से करवाते हो या पूरी सीए फर्म से करवाते हो, है ना। सेम यहां पे एक कंसेप्ट चलता है आर्बिट्रेशन के अंदर, चाहो तो आप किसी एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लो, अब चाहो तो मल्टीपल आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट कर लो। तो जब आप ग्रुप ऑफ आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करते हो तो हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। एक ये चीज समझने वाली थी। इसके अलावा एक चीज और क्या समझनी है कि जो आर्बिट्रेटर होते हैं ना इंडिया में, आर्बिट्रेटर जो इंडिया में होते हैं वो हमेशा ऑड नंबर में अपॉइंट होते हैं, इवन में अपॉइंट नहीं होते। अब ये ऑड इवन का क्या कलेश है जरा ये समझ लो। जैसे मान लो, अच्छा ऑड में क्या आता है? 1, 3, 5 विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, है ना। अब ऑड नंबर में अगर मैं तुम्हारे को दिखाऊं तो आर्बिट्रेटर से कैसे? मान लो सपोज ए और बी के बीच में डिस्प्यूट है। अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया यार, ये जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है इसके 4 पार्ट है और उसका एक छोटा सा पार्ट है आर्बिट्रेशन। इसको नाम क्यों दिया ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन? नाम से ना ऑल्टरनेट, ये एक अलग से मेथड है, क्योंकि इंडिया में नॉर्मली डिस्प्यूट को रिजोल्व करवाने का कौन सा मेथड है? कोर्ट वाला, कि जाओ डिस्प्यूट हो गया कोर्ट जाओ अपना डिस्प्यूट सॉल्व करवा लो। ये ऑल्टरनेट क्यों है? क्योंकि उसके अलावा है। और मैंने तुम्हें क्या बोला था, ये ऑप्शनल कंसेप्ट है, मैंडेटरी नहीं कि आपको आर्बिट्रेशन में आना ही है। आपकी मर्जी है, डिस्प्यूट आप कोर्ट में जाओ, आप वहां सेटल करवा लो, आप चाहो तो यहां सेटल करवा लो। क्रिमिनल केस होगा तो कोर्ट में जाएगा, सिविल के लिए आपके पास कुछ जगहों पे चॉइस है कि आप यहां पे आके अपना जल्दी फास्ट रेमेडी के लिए आ सकते हो, इसलिए इसका नाम दिया ऑल्टरनेट। अब मान लो ए और बी के बीच में डिस्प्यूट है, ध्यान से सुनना, और ए और बी के बीच में डिस्प्यूट है और दोनों ने मिलकर अपना एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा एक्स। ये एक्स कौन है? आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर। अब इन दोनों ने मिलकर अपना एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया, ये दोनों की जजमेंट दोनों की सुनेगा और अपने अपने हिसाब से जजमेंट दे देगा, बात खत्म हो गई। लेकिन 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 सपोज ए कहता है कि मैं अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करूंगा एक्स, और बी कहता है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ है, दोनों के बीच में क्या हुआ है? डिस्प्यूट। ए कहता है मैं अपना अलग आर्बिट्रेटर अपॉइंट करूंगा, बी कहता है मैं अपना अलग आर्बिट्रेटर अपॉइंट करूंगा वाई। तो ए ने अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा एक्स, बी ने अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा वाई। फिर क्या होगा? अब देखो एक बात बताओ, अब दोनों जब अपना अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेंगे तो वे तो ऑब्वियस सी बात है एक्स इसका फेवर लेगा और वाई उसका फेवर लेगा, ये तो काम चलेगा नहीं। फिर इन दोनों आर्बिट्रेटर के ऊपर एक अलग से आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा, मान लो जेड, उसको हम बोलते हैं प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर। क्या बोलते हैं? प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर, जो दोनों बंदों के ऊपर रहता है और उनकी सुनता है। तो मतलब दो आर्बिट्रेटर ये रहे और इन दोनों के ऊपर एक आर्बिट्रेटर आ गया, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर। अब तुम खुद सोचो, पहले एक आर्बिट्रेटर पॉइंट हुआ था तो एक क्या नंबर है? ऑड। यहां कितने आर्बिट्रेटर पॉइंट हुए हैं? 3, एक्स वाई और जेड, तो 3 भी क्या है? ऑड। इसका मतलब इवन नंबर में आर्बिट्रेटर पॉइंट नहीं होते, इवन नंबर में आर्बिट्रेटर पॉइंट नहीं होते। सपोज ए कहता है मैं अपने 2 आर्बिट्रेटर पॉइंट करूंगा, बी कहता है मैं भी अपने 2 करूंगा, तो उस केस के अंदर फिर जो होगा, जो नेक्स्ट आएगा, जो इनके ऊपर आएगा, वो कौन होगा? प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर। प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता अगर ये अपने 2 कर रहा है तो इसको भी 2 करने पड़ेंगे, दिक्कत है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज इसने 2 करे और इसने अपना एक ही करा तो फिर उसके ऊपर अगर एक डालेंगे तो फिर ये क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, इवन हो जाएगा। हमें क्या करना होता है? ऑड करना होता है।
तो आर्बिट्रेटर जनरली इस सीक्वेंस में अपॉइंट होते हैं, 1 3 5 ऐसे। ये बात समझ आती है, ऑड इवन का चक्कर समझ आया। अच्छा, मैं कहीं से नहीं ये नहीं बोल रहा, ध्यान से सुनना एक बात। देखो ऐसा हो सकता है, मैं तुम्हें बताया ना कि या तो आप सिंगल पर्सन आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो या आप ग्रुप ऑफ आर्बिट्रेटर को इकट्ठे अपॉइंट कर लो। तो जब मैं ग्रुप ऑफ आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर रहे हो तो वो कहलाएगा एक ही ना, आपने अल्टीमेटली वो ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करा, आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल को। हो सकता है उस ग्रुप में खाली 2 ही हो सकता है ग्रुप में खाली 4 ही हो या 5 ही हो। इसका मतलब जो ग्रुप ऑफ आर्बिट्रेटर को आप अपॉइंट करते हो तो ग्रुप के अंदर जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को आप अपॉइंट कर लेते हो तो ग्रुप के अंदर तो कितने भी हो सकते हैं, उसके अंदर 2-4 इवन हो सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एक ही कहलाएगा, वो तो एक ही कहलाएगा। आप या तो देखो, यहां जो मैं बात कर रहा हूं 2 इंडिपेंडेंट लोगों की बात कर रहा हूं। जैसे सपोज ए ने अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा, बी ने अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा यहां पे, तो इन दोनों ने तो एक एक करा ना, इन दोनों के ऊपर आया एक आर्बिट्रेटर। लेकिन सपोज ये कहता है कि मैं अपना ग्रुप ऑफ आर्बिट्रेटर अपॉइंट करूंगा, उसे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बोलते, तो वो अकेला कहलाएगा। वो क्या है, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से कहलाएगा। तो ये अपना आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल लेके आ सकता है वो अपना, फिर उसके ऊपर एक आएगा, ऐसे भी चल सकता है। तो प्रैक्टिकली ना ज्यादातर जो कंसेप्ट चलता है वो ये वाला चलता है, ये वाला चलता है, 2 बंदे, 2 के बीच में एक आर्बिट्रेटर है, वो सॉल्व करवाता है। सबसे नॉर्मल वाला मेथड यही चलता है, यही वाला, ये सबसे कॉमन मेथड है, और कोई नहीं चलता। लेकिन तुम्हें मैंने हर चीज क्लियर कर दी कि आर्बिट्रेटर क्या होता है। सिंगल भी हो सकता है, ज्यादातर हमेशा ऑड नंबर पे अपॉइंट होते हैं। अगर सिंगल आर्बिट्रेटर को तो आर्बिट्रेटर कहलाएगा, ग्रुप ऑफ होंगे आर्बिट्रेटर तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहलाएंगे। ये भी बात समझ आ गई। अब आपका एक बेस क्लियर हो गया, अब हम इसको बुक से पढ़ते हैं। और ये कोई नया मेथड नहीं, पुराना चलता आ रहा है, लोगों को बस इसकी समझ नहीं है। समझ, ये पॉपुलर ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि उसका सिंपल सा लॉजिक ये है, ऑल्दो ये इसमें डिसीजन तो जल्दी आता है, रेमेडी भी फास्ट प्रोवाइड होती है, बस ये पॉपुलर ज्यादा इसी वजह से नहीं है क्योंकि इसकी सबसे बड़ा रीजन दिक्कत यही है, आपको पता है आर्बिट्रेशन के अंदर, कि ये सारे क्रिमिनल केस वगैरह नहीं देखता, ये सिर्फ सिविल में भी सारे नहीं देखता, लिमिटेड देखता है, इसलिए इनकी पॉपुलैरिटी कम है। और बहुत सारे लोग अनपढ़ है इंडिया में, इसलिए समझ नहीं उन्हें। अब क्या है देखो, आर्बिट्रेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ सेटलिंग सिविल डिस्प्यूट, मैंने इसको बोल्ड कर रखा है, बिटवीन 2 और मोर पर्सन बाय रेफरेंस ऑफ द डिस्प्यूट टू एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल थर्ड पर्सन। ऑब्वियसली बात है, कॉल्ड आर्बिट्रेटर। 2 बंदों के बीच में डिस्प्यूट, अपने डिस्प्यूट को सेटल करा रहे हैं, जिससे वो सेटल करवा रहे हैं वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, इम्पार्शियल पर्सन है, जो किसी का फेवर नहीं लेता, वो दोनों की बातें सुनेगा। ये आर्बिट्रेटर एक्ट है यहाँ पे, दोनों के बीच में डिस्प्यूट, दोनों की सुन के डिसीजन देगा। तो ये बंदा इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड इम्पार्शियल होना चाहिए। इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल दोनों फर्क समझ आता है। देखो, इंडिपेंडेंट मींस वो किसी का रिश्तेदार वगैरह ना हो, इसका किसी से कोई लेन देन ना हो। इम्पार्शियल मींस वो किसी एक का फेवर ना कर रहा हो, ग्राउंड्स के बेस पे, मेरिट्स के बेस पे डिसीजन दे। ये नहीं कि वो अच्छा लग रहा है बंदा तो उसके फेवर में दे दे, इम्पार्शियल होके, ऐसा ना हो, पार्शियलिटी ना करे, ऐसा ना हो, इम्पार्शियल रहे। कॉल्ड आर्बिट्रेटर एंड इंस्टेड ऑफ लिटिगेटिंग मैटर इन द यूजुअल वे थ्रू द कोर्ट। आ गई बात। तो कह रहा है आर्बिट्रेटर एक सिविल डिस्प्यूट को सॉल्व करवाने का एक मेथड है कि नॉर्मली कोर्ट में ना ले जाकर आप यहां लेकर जा सकते हो। इट सेव्स टाइम एंड एक्सपेंस, ये टाइम भी बचाता है, एक्सपेंस भी बचाता है। इट ऑल्सो अवॉइड अननेसेसरी टेक्निकलिटीज एंड एट द सेम टाइम इंश्योर सब्सटेंशियल जस्टिस विद लिमिट्स लो। अच्छा, टेक्निकलिटी क्यों? कोर्ट में ना टेक्निकलिटी बहुत ज्यादा होती है, ये चीज लगाओ, वो डॉक्यूमेंट लगाओ, यहाँ इतना सब कुछ लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता, तो ये उसको अवॉइड करके टाइम लिमिट सेव होती है। ठीक। इट में बी नोटेड दैट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन इंडिया बाय स्ट्रेंथनिंग द इंडियन आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन हैज बीन आइडेंटिफाइड क्रिटिकल टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थ्रू आर्बिट्रेशन। कह रहा है इंडिया में आर्बिट्रेशन के सिस्टम को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। इंस्टीट्यूशन मींस आर्बिट्रेशन सेल्स, जहां पे जाकर आप अपना कोर्ट से, जैसे नॉर्मली आप कोर्ट में जाकर केस सॉल्व करवाते हो, आप इंडिया में आर्बिट्रेशन सेल्स में जाकर अपना केस सॉल्व करवा सकते हो। वहां पे आर्बिट्रेटर्स होंगे, अपना आर्बिट्रेटर हायर करो, आप बंदों की लिस्ट होती है वहां पे, उसके अकॉर्डिंग अपना आर्बिट्रेटर हायर कर लो कि मेरे को ये वाला चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आपका आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया जाएगा और आपका केस सॉल्व करवा देगा। इंडिया में बड़े सारे आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, आर्बिट्रेशन सेल्स बने हुए हैं, तो मैं दिखा भी देता हूँ। अगर मैं दिल्ली की तरफ से बात करूं तो मैं दिख जाएगा आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, देखो अलग अलग नाम आ रहे हैं। सम ऑफ द प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन व्हिच कंडक्ट इंस्टीट्यूशन आर्बिट्रेशन इन इंडिया आर दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, बड़े सारे ऐसे ऐसे अलग अलग आर्बिट्रेशन, ये क्या है, आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका काम ही क्या है, एक किस्म से आपके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करवाना है ना। आर्बिट्रेशन सेल्स लिख दोगे इन इंडिया तो भी मेरे ख्याल से इन्हीं का नाम आएगा। सेल्स में आ ही नहीं रहा, इंस्टीट्यूशन, वैसे प्रैक्टिकली इनको आर्बिट्रेशन सेल भी बोलते हैं। इट मे बी नोटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ इंस्टीट्यूशन आर्बिट्रेशन इन इंडिया बाय स्ट्रेंथनिंग द इंडियन आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन हैज बीन आइडेंटिफाइड क्रिटिकल टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थ्रू आर्बिट्रेशन।
कहता है इंडिया में दो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन हैव बीन वर्किंग इन इंडिया, दे हैव नॉट बीन प्रेफर्ड बाय पार्टीज हु हैव लीन्ड इन फेवर ऑफ एड हॉक आर्बिट्रेशन और आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन लोकेटेड अब्रोड। देखो दो चीजें हो रही हैं, कह रहा है ऑल्दो इंडिया में आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं लेकिन स्टिल लोग उनको प्रेफर नहीं करते। लोग क्या करते हैं कि एडहॉक आर्बिट्रेशन करवा लेते हैं या वो फॉरेन से आर्बिट्रेशन करवा लेते हैं। जैसे एग्जांपल जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन लोकेटेड अब्रोड, इसके एग्जांपल लेके समझाता हूं तुम्हारे को। एडहॉक आर्बिट्रेशन क्या होता है वो भी समझाता हूं, तब समझ आएगा। देखो ये जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं इंडिया में, ये सरकार ने अपॉइंट करे हैं। तो यहां पे जो आर्बिट्रेटर है वो लीगली जो आर्बिट्रेटर बनने के नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आर्बिट्रेटर बनने के लिए ना क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है। सीएस बन सकता है, एडवोकेट बन सकता है, और खाली ये नहीं तो डिग्री बनते ही आप बन जाओगे, उसके लिए कुछ मिनिमम ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बहुत सारी क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट होती है। तो आर्बिट्रेटर बनने के लिए इंडिया के अंदर अगर सरकार अपॉइंट करेगी इंडियन आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो आर्बिट्रेटर वो बिठाएगी, जो आर्बिट्रेशन सेल्स वगैरह बिठाएगी, वो प्रॉपर्ली लीगली अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर होते हैं। आप उनके पास केस लेके जा सकते हो। इसके अलावा ना लोग क्या करते हैं, ज्यादातर वहां नहीं जाते, लोगों को समझ नहीं है, लोगों को वहां जाके लगता है कि टाइम ज्यादा बर्बाद होगा। लोग इंडिया में क्या करवा लेते हैं, एडहॉक आर्बिट्रेशन करवा लेते हैं। एडहॉक आर्बिट्रेशन क्या होता है कि आप लोग आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस पे नहीं गए, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई लॉयर था, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई लॉयर था, मान लो ए और बी है, दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, ये लोग आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन पे नहीं गए, इनके बीच में डिस्प्यूट हुआ, इन्होंने अपनी मर्जी से ही किसी बंदे को, किसी आसपास के किसी मिस्टर एक्स को जो लॉयर था उसको बोला कि आप हमारे लिए आर्बिट्रेटर का काम करोगे, हमारा डिस्प्यूट सॉल्व करवा दो और हमारा एक्ट एज आर्बिट्रेटर काम करो और हमारे को एक डिसीजन दे देना। उस डिसीजन को क्या बोलते हैं, अवार्ड। तो जब एक डिसीजन दे देगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवार्ड। देखो एक चीज तो मैं ना इधर से क्लियर कर देता हूं, एक ना तुम एक चीज, एक कंसेप्ट अभी आगे और समझोगे, मीडिएशन। मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में फर्क पता है क्या है? मीडिएशन में भी क्या होता है, दो बंदों के बीच में डिस्प्यूट होता है, वो एक बंदे के पास जाते हैं और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा लेते हैं। मगर ना मीडिएशन के अंदर जो बंदा होता है उसे हम बोलते हैं मीडिएटर। लेकिन मीडिएटर और आर्बिट्रेटर में फर्क पता है क्या होता है कि मीडिएटर जो होता है ना वो कोई जजमेंट नहीं देता, वो कोई ऑर्डर पास नहीं करता। जैसे यहाँ पे अवार्ड दे रहा है मीडिएटर, मीडिएटर कभी भी कोई ऑर्डर नहीं देता। मीडिएटर खाली जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, दोनों पार्टीज की सुलह करवा दी, घर में लड़ाई हो गई दो भाइयों की, माँ बाप ने सुलह करवा दी, मीडिएटर कुछ ऐसा काम करते हैं। लेकिन ये तो प्रॉपर डिसीजन देते हैं, और अगर आपको उस डिसीजन को चैलेंज करना है, अगर आर्बिट्रल डिसीजन को चैलेंज करना है तो आपको अपील करनी पड़ेगी कोर्ट के अंदर जाकर। अगर आप आर्बिट्रल डिसीजन सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको अपील कर सकते हैं जाके कहां पे, कोर्ट में। तो बेसिकली आर्बिट्रल मीडिएशन फर्क ये होता है कि मीडिएटर जजमेंट नहीं देता, वो दोनों के बीच में, दो पार्टी के बीच में पीसफुल सेटलमेंट करवाने की कोशिश करता है। लेकिन आर्बिट्रेटर जजमेंट भी दे सकता है, उसके पास पावर है, और जो जजमेंट देता है हम क्या बोलते हैं, अवार्ड। तो वो कहता है कि आप आर्बिट्रेटर, आप प्रॉपर आर्बिट्रेशन सेल में ना जाकर आप अपना आर्बिट्रेटर, कुछ लोग क्या करते हैं अपना आर्बिट्रेटर खुद ही अपॉइंट कर लेते हैं कि तू मेरा आर्बिट्रेटर बन जा, लॉयर किसी पकड़ लिया, उसको एज आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवा लिया और उससे डिसीजन दिलवा लिया। अच्छा, ऐसे जो आर्बिट्रेटर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एडहॉक, ऐसे आर्बिट्रेशन को हम बोलते हैं एडहॉक आर्बिट्रेशन, जो आप अपनी मर्जी से चुन के आपने आर्बिट्रेशन करवाया है। जो इंडिया में आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, आर्बिट्रेशन सेल बने हुए हैं, आपने वहां से आर्बिट्रेटर को हायर नहीं करा। और दूसरे कौन से बोलते हैं, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस आउटसाइड इंडिया, ये बता रहा है ना, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन अब्रोड। आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर ना ऐसा भी होता है कि अगर दो कंट्री के बीच में लड़ाई हो जाए, दो, अगर सपोज ऐसा हो जाए कि मान लो जैसे तुम्हारे को मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। तुम्हें पता होगा एक कंपनी थी रेनबैक्सी, फार्मा कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और एक कंपनी थी डाइची सेंक्यो, ये एक जापानीज कंपनी है। अच्छा, ये रेनबैक्सी इंडिया की है, ये इंडियन कंपनी थी, ये जापानीज कंपनी थी। ये डाइची ने रेनबैक्सी का टेक ओवर कर लिया था, और उस टाइम पे इस रेनबैक्सी के जो प्रमोटर थे वो थे मलविंदर सिंह और शिवेंद्र सिंह। अब तो ये लोग दोनों भाई कंगले हो चुके हैं, शिवेंद्र सिंह, और इन लोगों ने इस कंपनी में फ्रॉड करा हुआ था, विंडो ड्रेसिंग की हुई थी और बहुत सारी गड़बड़ियां की हुई थी, इन्होंने फ्रॉड करा हुआ था। वो उस टाइम पे नहीं पकड़ा गया, बाद में पकड़ा गया, डाइची सेंक्यो वालों ने बाद में पकड़ा, उन्होंने इस कंपनी का टेक ओवर करा था। अब डाइची वालों ने केस डाल दिया इनके ऊपर, रेनबैक्सी वालों पे। तो वो केस ना आर्बिट्रेशन सेल में गया था। अब देखा जाए तो रेनबैक्सी इंडिया की है और डाइची जापान की है, लेकिन एक चीज याद रखना, जब दो कंट्री के बीच में ऐसा डिस्प्यूट हो जाए ना कि दो कंट्री की कंपनियों में हो रहा, तो दोनों में से उधर की किसी भी कंट्री पे केस नहीं जाता, वो किसी थर्ड कंट्री में केस जाता है। तो इन लोगों का जो केस है वो सिंगापुर की आर्बिट्रेशन बॉडी पे गया था, सिंगापुर में आर्बिट्रेशन सेल में गया था। तो वो यहां सेटल नहीं हुआ था, ना वो इंडिया में सेटल हुआ था, ना वो जापान में सेटल हुआ था,
वो सिंगापुर में किसी आर्बिट्रेशन सेल में जाके सेटल हुआ था। इसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन अब्रॉड, आर्बिट्रेशन अब्रॉड। जो इनके बीच में डिस्प्यूट हुआ था। अच्छा, इसका लॉजिक क्या है, उस कंट्री में क्यों नहीं अलाउ कर रहे? क्योंकि देखो, अगर इंडिया में केस गया तो इनको इधर के लॉज की ज्यादा नॉलेज है, ये कोई जुगाड़ निकाल लेंगे। जापान में गया तो इनको उधर के लॉज की ज्यादा नॉलेज होगी, कानूनों की, वो वहां जुगाड़ निकाल लेंगे। तो किसी थर्ड कंट्री में केस जाता है, तो अगर दो कंट्रीज के बीच में किसी कंपनी में डिस्प्यूट हो रहा है, तो वो केस फिर उधर की किसी भी एक बॉडी, उधर के किसी भी आर्बिट्रेशन में जाता है, वो किसी थर्ड कंट्री में जाता है, फिर वो कहां जाता है, किसी थर्ड कंट्री में जाता है। तो मैं अगर एक चीज और नॉलेज के लिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुजुकी के बीच में भी डिस्प्यूट हुआ था। मारुति सुजुकी नाम सुना होगा ना, अब तो मारुति का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में, सुजुकी के हाथ में है। तो कहने को वो सिर्फ मारुति दिखा रहे हैं इंडिया में। मारुति आपको पता होगा पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी थी, सरकारी कंपनी होगा सर, उसके अंदर सरकार का बहुत कंट्रोल था। मारुति के अंदर सरकारी नहीं थी, सरकार का बहुत कंट्रोल था। और सुजुकी जापानीज कंपनी थी, लेटर ऑन पूरा टेक ओवर ही कर लिया गया, सुजुकी ने पूरा कंट्रोल में ले लिया था मारुति को लेटर ऑन। लेकिन आज मारुति हनुमान जी से बना, लेकिन आज भी वो मारुति की, क्योंकि इंडिया में गुडविल है तो इसलिए उसको सामने रखते हैं फ्रंट पे, मारुति सुजुकी लिख देते हैं। लेकिन सुजुकी बेसिकली सारा कंट्रोल कर चुकी है मारुति का ऑलमोस्ट। तो सुजुकी एक जापानीज कंपनी है और इनका इंडियन गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट हो गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके डिस्प्यूट हुआ था। केस कहां गया था, हाई एक हेग, एक जगह हेग, उधर आर्बिट्रेशन में गया था, इंडिया में नहीं गया। एक हेग एक कंट्री है, वहां गया था आर्बिट्रेशन। तो अगर दो कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है जो अलग अलग कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, तो फिर वो केस ना तो उस कंट्री में जाएगा ना उस कंट्री में जाएगा, फिर वो अलग कंट्री में आता है। इसे हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन अब्रॉड। तो यही कह रहा है कि नॉर्मली तो इंडिया में आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन बनाए गए, लेकिन स्टिल लोग क्या करते हैं, उधर कम जाते हैं, ज्यादातर वो लोग एडहॉक आर्बिट्रेशन निकालते हैं, खुद ही हायर कर लेते हैं। या अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट है जो आउटसाइड इंडिया लोकेट, मतलब डिस्प्यूट ऐसा जो यहाँ सेटल ही नहीं हो सकता, फिर वो आउटसाइड इंडिया जाते हैं। तो वो ऐसे केस इंडिया में जाते ही नहीं है। तो इन सब चीजों को इंप्रूव करने के लिए, ताकि इंडिया में केस जाए, वो यही बता रहा है कि एक कमेटी बनाई गई, कमेटी बनाने के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में एक बॉडी बनाई जाएगी जो आर्बिट्रेटर्स का ध्यान रखेगी, आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट करने हैं, है ना, और किसको अपॉइंट करना चाहिए, सब क्या होगा, उन सब के लिए प्रोविजंस बनाए गए। और उसी के लिए प्रोविजंस को बनाने के लिए इंडिया में एक आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया, पास बाय द पार्लियामेंट। उस पैराग्राफ में ये सब लिखा हुआ है। अब यहां से मेन डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, यहां से एनालिसिस है। अब यहां से समझने वाली चीजें अब हम समझते हैं क्या है, देखना। तो अब गाइज आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन देखते हैं क्या बोलता है। सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द एक्ट डिफाइंस द टर्म आर्बिट्रेशन एज टू मीन, आर्बिट्रेशन का मतलब क्या बता रहा है जरा देखो। आर्बिट्रेशन मीन्स एनी आर्बिट्रेशन whether or not administered by an arbitrator appointed specially for the settlement of a particular dispute। appointed, देखो ये लाइन बड़ी, whether or not, एडमिनिस्ट्रेड का मतलब है डिसाइडेड, केस को डिसाइड करना, यहां पे एडमिनिस्ट्रेड का मतलब है डिसाइडेड, बाय एन आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड स्पेशली फॉर द सेटलमेंट ऑफ पर्टिकुलर डिस्प्यूट और बाय सम परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस। देखो दो बातें निकल के आती हैं, दो तरीके के ना आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, दो तरीके के आर्बिट्रेटर्स होते हैं। मतलब आर्बिट्रेटर की दो कैटेगरी बनाते हैं, एक हो गए टेम्परेरी, एक हो गए परमानेंट। ठीक है, फिर इसके बाद आगे भी अगर एक कैटेगरी बनाए, इसमें आगे लिखा है ना वेदर, लिखा है ना वेदर अपॉइंटेड फॉर द सेटलमेंट ऑफ पर्टिकुलर डिस्प्यूट और बाय सम परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस। टेम्परेरी और इसी में निकल के आ जाएगा, इसी में निकल के आ जाएगा, छोड़ो। टेम्परेरी और परमानेंट का मतलब क्या है देखना। टेम्परेरी का मतलब क्या, जैसे मान लो एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, जो भी मैंने समझाया था ऊपर, जो भी मैंने समझाया, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ, इन्होंने अपना एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया, मिस्टर एक्स, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया। ये आर्बिट्रल, ये एक्चुअली एज अ आर्बिट्रेटर काम नहीं करता, इन्होंने उसे एज अ आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया है, और ये सिर्फ इन्हीं का पर्टिकुलर डिस्प्यूट कराने के लिए आर्बिट्रेटर, इनका पर्टिकुलर डिस्प्यूट सॉल्व करवाने के लिए आर्बिट्रेटर बना है।
इसके बाद ये आर्बिट्रेशन नहीं करेगा, बस इनका डिस्प्यूट सॉल्व करवा देगा, बात खत्म हो जाएगी। इन दोनों का झगड़ा था, इनका आपस का बंदा था, और ये अवार्ड दे देगा, जजमेंट पास कर देगा। ठीक है। और ये जो बेसिकली जो बंदा होता है ना, लॉ कहता है कि इसको बेसिकली आप लोग आगे समझना, लीगल नॉलेज होनी जरूरी है, एलएलबी वगैरह हो या सीएस वगैरह हो, चलेगा। डिटेल में इसके आगे बात करेंगे। तो बेसिकली किस चीज की बात हो रही है? एडहॉक आर्बिट्रेशन की, जो अभी ऊपर बताया। तो ये बेसिकली जो एडहॉक आर्बिट्रेशन है, ये किस में आती है? टेम्परेरी में। अच्छा, इसके अलावा इसने एक बोला है कि जो दिखला लिखा ना, यहां पे एक लाइन लिखी है, सेटलमेंट ऑफ आ पर्टिकुलर डिस्प्यूट, आ मीन सिंगल, कि मतलब ये एक ही केस को सॉल्व करने के लिए पॉइंट किया गया है। लिखा है ना, वेदर और नॉट, एज टू मीन एनी आर्बिट्रेशन, वेदर और नॉट administered by an arbitrator specially appointed for the settlement of a particular dispute or by some particular arbitral institution। कहता है ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी जो एक पर्टिकुलर, सिर्फ एक पर्टिकुलर डिस्प्यूट के लिए सॉल्व करवाने के लिए आपने उस आर्बिटर को अपॉइंट करा, या आपने किसी परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन से सॉल्व करवाया, जो इंडिया में जिसको अपॉइंट किया गया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने करवाया तो आपका वो किस में आ जाएगा? आर्बिट्रेशन माना जाएगा। जैसे मैंने ये वाला केस बताया, ये टेम्परेरी में हो गया। अब अच्छा, इसके अलावा परमानेंट में क्या क्या आ सकते हैं? जैसे एक वो वाले, एक परमानेंट में कौन से आएगा? जो इंडिया के एक्चुअल में जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, जब दिल्ली वाला दिखाया, जो भी नाम पढ़वा रहा था मैं तुम्हारे को, वो आ गए। इसके अलावा एक इसने खुद एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है, रजिस्ट्रार इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रजिस्ट्रार इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक्चुअल में ना वहां पे ना क्लियर कट लिखा हुआ है, जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, जो हमारा इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, उसमें क्लियर देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन होते हैं? मेंबर्स होते हैं, जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं। मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स में आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स में आपस में कोई क्या हो जाता है? डिस्प्यूट हो जाता है। और उस एक्ट में क्लियर कट लिखा हुआ है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर में अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा, तो वो केस कौन सॉल्व करवाएगा? रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और वो एक्ट एज अ आर्बिट्रेटर काम करेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको सॉल्व करवाएगा। अब रजिस्ट्रार का तो एक परमानेंट ऑफिस है, रजिस्ट्रार अंदर बदलता घटता बढ़ता आता जाता रहता होगा। जैसे एक सपोज दिल्ली में आरओसी है, अब आरओसी तो हमेशा रहेगा ना, आरओसी के अंदर ऑफिसर बदलते रहते होंगे, लेकिन आरओसी तो हमेशा रहेगा। सेम रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऑफिस है, उसके अंदर रजिस्ट्रार बदलता रहता होगा, लेकिन रजिस्ट्रार तो परमानेंट है। तो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एज आर्बिट्रेटर काम करेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एज आर्बिट्रेटर काम करेगा। तो इसका मतलब एक परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन हो गया, जो परमानेंटली डील किसमें करेगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी के केसेस को देखेगा, और ये एक्ट एज हमेशा आर्बिट्रेटर काम करेगा। तो ये भी एक आर्बिट्रेटर है जो परमानेंटली करेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर तुम्हारे को ये टेम्परेरी वाला भी समझाया, परमानेंट वाला समझा दिया, और इसके अलावा अगर तो तुम अपनी मर्जी से किसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करते हो, टेम्परेरी में आ गया, है ना। और परमानेंट वाले तुम्हारे को मैंने एग्जांपल लेके समझा दिया कि परमानेंट में भी कौन कौन आ सकता है, वो भी मैंने समझा दिया। तो अब जरा देख लो, कह रहा हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो आपने एक पर्टिकुलर केस के लिए एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करा था, या किसी परमानेंट आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट में कहते हैं इनका काम ही हमेशा आर्बिट्रेशन करवाना है। आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन है, वो ये कह रहा है। अब आर्बिट्रेटर होता कौन है? अब मैं तुम्हारे को सब समझा ही चुका, सिर्फ पढ़ने वाली बात है। द टर्म आर्बिट्रेटर इज नॉट डिफाइंड इन द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट। आर्बिट्रेटर वर्ड डिफाइन नहीं है, आर्बिट्रेशन वर्ड डिफाइन है। और आर्बिट्रेशन क्या है? एक प्रोसेस है जहां पे आप टेम्परेरी आर्बिट्रेशन भी हो सकता है, परमानेंट आर्बिट्रेशन भी हो सकता है, वो भी मैंने तुम्हें समझा दिया आगे। बट आर्बिट्रेटर इज अ पर्सन, कौन है? कह रहा है आर्बिट्रेटर एक्ट में डिफाइन नहीं, लेकिन आर्बिट्रेटर एक पर्सन है हु इज अपॉइंटेड टू डिटरमाइन द डिफरेंस इन डिस्प्यूट्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज बाय देयर म्यूचुअल कंसेंट। आर्बिट्रेटर एक ऐसा बंदा है जिसको अपॉइंट किया गया, डिटरमाइन मींस डिफरेंसेस मींस जो परेशानी है दोनों पार्टीज के बीच में, उसको सॉल्व करवाने के लिए अपॉइंट किया गया दो पार्टीज के बीच में म्यूचुअल कंसेंट से। दोनों की, अच्छा एक बात बताओ, जब आर्बिट्रेटर डिसीजन देता है ना, तो दोनों की बात सुनता है, उनकी कंसेंट के थ्रू वो अपॉइंट किया जाता है। देखो, अगर सपोज जैसे मान लो ऐसा नहीं है, देखो कई बार अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट होता है? देखो, आर्बिट्रेटर जैसे मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, एक मान लो एक पर्सन है मिस्टर बी, इन दोनों ने डिस्प्यूट सॉल्व करवाने के लिए मिस्टर एक्स को अपॉइंट करा एज आर्बिट्रेटर। तो ये नहीं है कि एक्स खाली ए की मर्जी से आया होगा, या एक्स खाली बी की मर्जी से आया होगा, ये एक्स दोनों की सहमति से आया होगा, म्यूचुअल कंसेंट से अपॉइंट किया गया होगा। और अगर ये लोग म्यूचुअल कंसेंट से एग्री नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसका एक ही तरीका होता है, तुम्हारे को मैंने बताया, जैसे मिस्टर ए एक अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा एक्स, मिस्टर बी एक अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा वाई, फिर इन दोनों आर्बिट्रेटर के नीचे ये लोग आगे का आगे आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा जेड, जो प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर होगा। फिर ये दोनों आर्बिट्रेटर अपने अपने वाले बंदों की बात सुनेंगे, फिर जेड इन दोनों आर्बिट्रेटर की बात सुनेगा, उसके बाद जजमेंट देगा। तो ये आर्बिट्रेटर हो गया वन, ये हो गया आर्बिट्रेटर टू,
और ये हो गया प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर, प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर। ठीक, ऐसा केस भी हो गया। अच्छा, मैं बार बार बोल रहा हूं प्रिजाइडिंग ये जो यहां पे जैसे 3 आर्बिट्रेटर हो गए, इसमें और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में कंफ्यूज मत होना। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मैंने तो बताया ना, मल्टीपल ट्रिब्यूनल। देखो, एक होता है, सुनना बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, तुमने कभी सुना है कि कोर्ट के अंदर बेंचेस होते हैं? तो मैं एक चीज क्लियर करता हूं आज। तुमने कभी सुना है कोर्ट में एक बेंचेस होते हैं? जैसे एक बेंच भी अलग अलग होते हैं, एक जज का बेंच, 2 जज का बेंच, 3 जज का बेंच, बेंचेस बने होते हैं। बेंच मतलब क्या होता है? जब जब एक से ज्यादा जज, सिंगल जज बेंच भी होता है वैसे तो, सिंगल जज बेंच या एक से ज्यादा जज मिलकर अगर डिसीजन देते हैं, एक ही केस को देखते हैं, तो हम बोलते हैं बेंच। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, 2 जज का बेंच बन गया, ये मान लो 2 जजेस का बेंच बन गया। अच्छा, जब 2 जजेस का बेंच बन गया, मान लो वो 2 जज कौन है? एक्स और वाई। मान लो ए और बी के बीच में डिस्प्यूट हुआ है। अच्छा, जब ये 2 आर्बिट्रेटर पॉइंट, जैसे सपोज ये दोनों, अब ये दोनों जज क्या करेंगे? ये दोनों जज इंडिपेंडेंट जज हैं। अच्छा, इनका, इसका अपना लॉयर होगा, इसका अपना लॉयर होगा, इसका अपना लॉयर होगा जो इनको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये जज जो है ना, दोनों की बात सुनेंगे। ये जज जो दोनों, ये ऐसा नहीं है कि एक्स ए के लिए अपॉइंट हुआ है या वाई बी के लिए अपॉइंट हुआ है, ये दोनों जज दोनों के लिए अपॉइंट हुए हैं, दोनों की बात सुनेंगे। तो बेंच का रोल ये होता है, बेंच का रोल ये होता है। तो सेम अगर जब मैं तुम्हें बताऊं, जैसे अभी मैं तुम्हारे को बताया कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वर्ड जो हम तब यूज करते हैं जब मल्टीपल आर्बिट्रल्स होते हैं। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वर्ड हम तब यूज करते हैं जब मल्टीपल कौन होते हैं? जब मल्टीपल आर्बिट्रेटर्स होते हैं। तो ना, अब मल्टीपल, मान लो जैसे सपोज एक्स है और वाई है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, तो एक तरीका तो ये है कि कोई अपना ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर ले ए, लेकिन एक तरीका ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को अपॉइंट कर लें। अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, मान लो इन्होंने ए और बी 2 बंदों को अपॉइंट करा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में, 2 बंदों का आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपॉइंट करा। तो अब ये जो ए और बी है ना, ये ऐसा नहीं है कि ए एक्स के लिए और बी वाई के लिए, ये ए बी दोनों के लिए है। ये दोनों आर्बिट्रेटर मिलकर डिसीजन देंगे, कंबाइंड डिसीजन देंगे। ये दोनों ए एक्स की भी सुनेंगे, दोनों वाई की भी सुनेंगे। ये वो वाला केस है। तो इसका यहां पे अगर आप देखोगे तो आर्बिट्रेटर इवन में अपॉइंट हो गया, लेकिन इसको इवन में गिनेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक ही, एक इकट्ठे एक तरीके से काम कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि ए एक्स की सुन रहा है या बी वाई की सुन रहा है, ये दोनों इकट्ठे मिलकर ये एक्स की भी सुनेंगे पूरी और वाई की भी सुनेंगे पूरी। लेकिन जो मैं केस समझा रहा था इवन वाला, वो ये वाला केस था कि मान लो एक्स ने अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा ए और वाई ने अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा जेड, सॉरी, वाई ने अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा बी। तो अब यहां पे अगर देखा जाए, इसमें और ऊपर वाली सिचुएशन फर्क समझ आ रहा है? ऊपर ए और बी जो है वो दोनों के लिए पॉइंट हो, एक्स की भी सुनेंगे ए और बी, वाई की भी सुनेंगे। उन दोनों के अपने अपने अलग आर्बिट्रेटर नहीं है, कॉमन आर्बिट्रेटर है जो दोनों, ये दोनों इकट्ठे बैठ के बड़ा डिसीजन सुनेंगे, ये एक्स की भी सुनेंगे, वाई की सुनेंगे, दोनों मिलकर एक ही जजमेंट देंगे। लेकिन इस वाले केस में दिक्कत क्या है? यहां पे एक्स, ये जो ए है वो खाली एक्स की सुनेगा और जो बी है वो खाली वाई की सुनेगा। तो ऐसे केस में 2 आर्बिट्रेटर नहीं अपॉइंट हो सकते। ऐसे केस के अंदर आपको अलग से एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना पड़ेगा जेड, जो प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर का काम करेगा। ए बी है, मान लो सी अपॉइंट करा, जो प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा। तो यहां पे ऑड इवन वाला कंसेप्ट चलता है। तो यहां पे कौन सा कंसेप्ट चलता है? ऑड इवन वाला। जब समझा रहा था कि आर्बिट्रेटर हमेशा इवन ऑड में होने चाहिए, तो ये वाला कंसेप्ट है कि 3 हो गए अब, तो ये इवन में हो गए। अच्छा, यहां पे देखा जाए तो ये, सॉरी, ऑड में हो गए, तो ये भी देखा जाए तो ये ऑड ही कहलाएगा, ये ऊपर वाला भी ऑड कहलाएगा, ये इवन नहीं कहलाएगा, ऑड कहलाएगा। तो ऑल्दो 2 है, लेकिन दोनों मिलकर एक का ही काम कर रहे हैं ना, दोनों मिलकर एक ही जजमेंट देंगे। अब ये दोनों इसकी भी सुनेंगे और इसकी भी सुनेंगे, तो ये एक्ट एज एक ट्रिब्यूनल माना जाएगा, ये एक बॉडी मानी जाएगी इन दोनों को मिलकर। तो ये इसके एक ही है, तो इसलिए ये भी ऑड ही है। और यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे ए जो है वो इसकी सुन रहा है, बी इसकी सुन रहा है। वहां ए बी एक्स की भी सुन रहे थे और ए बी वाई की भी सुन रहे थे। यहां दोनों अलग अलग की सुन रहे हैं, इसलिए दोनों अपनी, ये इसके फेवर में देगा, ये इसके फेवर में देगा, इसलिए इन दोनों के ऊपर एक नया आर्बिट्रेटर पॉइंट किया गया, तो इसलिए 3 आर्बिट्रेटर हो गए। लेकिन यहां पे तो दोनों मिलकर एक ही देंगे, ये या तो इसकी सुनेंगे या इसकी सुनेंगे, मतलब दोनों के पक्ष सुनने के बाद एक ही फेवर में जजमेंट देंगे, तो इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहलाता है। तो ये समझाना जरूरी था कि कई बार आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो बना होता है ना, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल 2 जज का, 2 आर्बिट्रेटर का, 3 आर्बिट्रेटर का, 4 आर्बिट्रेटर का, वो बन सकता है कितने का भी, क्योंकि वो एज अ सिंगल बॉडी काम करता है। लेकिन अगर आप सिंगल सिंगल आर्बिट्रेटर अपने लिए अपॉइंट कर रहे हो, तो उस केस में फिर सिंगल सिंगल आप एक अपना नहीं कर सकते, फिर उसके ऊपर एक प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना पड़ेगा। यहां पे तो ए बी जो अपॉइंट हुई इस तरीके से काम कर रहे हैं कि मान लो एक्स वाई 2 को ना अपॉइंट करें, खाली एक अपॉइंट करते हैं ए को। मगर इनको लगा कि बड़ा केस है तो एक काम करो, ए बी दोनों को अपॉइंट करो, 2 बंदों की सलाह हो जाएगी, और ये ए बी दोनों की सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली इसके लिए आए या इसके लिए आए, दोनों की सुनेंगे। ये वो वाला केस था। लेकिन यहाँ पे ए स्पेसिफिकली इसके लिए आया और बी स्पेसिफिकली इसके लिए आया, और सी दोनों आर्बिट्रेटर की मिलकर सुनेगा। ठीक, ये बात हो गई। तो ये बात जो मैंने निकाली है, नहीं पता कहां से निकाली है, पहले मैं तुम्हें पढ़वा भी देता हूं। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन पढ़वा देता हूं, थोड़ा सा नीचे ले जाकर। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है?
वो पढ़वा देता हूं। देखो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, अभी तो होता है ना, जैसे दिल्ली वाला तुमने अभी देखा आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन का, तुम्हारे का भी मैंने दिखाया, ये देखो अभी तुम्हारे को दिखा भी रहा था। आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन इंडिया के अंदर इस्तेमाल मैंने दिखाया, दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन। ये जो आर्बिट्रेशन है इनको अपॉइंट कौन करता है, ये जो प्रॉपर्ली मैंने पता ना सरकारी जो प्रॉपर्ली होते हैं इनको कौन डेजिग्नेट करता है एज आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करता है। अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है जो मैंने तुम्हें समझाया, या तो सोल आर्बिट्रेटर, मतलब जैसे मैंने ए और बी ने, जैसे एक्स और वाई के बीच में डिस्प्यूट है, उन्होंने एक बंदे को अपॉइंट करा एक्स को, सॉरी एक्स और वाई के बीच में डिस्प्यूट है, उन्होंने ए को अपॉइंट करा ए को, तो वो अकेला बंदा भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहलाएगा। वैसे तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो क्या होता है, हम अकेले बंदे को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बोलते नहीं है, लॉ तो दोनों को मानता है, हम अकेले बंदे को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल नहीं बोलते। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर तो हम लोग पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर, आ गई ना बात, जब एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर होते हैं, मल्टीपल आर्बिट्रेटर्स होते हैं, तब उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। लेकिन एज पर लॉ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दोनों को ही बोला जाता है, सोल आर्बिट्रेटर और पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर। पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर जस्ट लाइक वैसे जैसे कोर्ट में बेंचेस बैठते हैं, ऐसे यहाँ पे पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर बैठता है। और ये या सिंगल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लो आप अपने केस के लिए, पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लो, आपकी मर्जी है, वो केस पे डिपेंड करता है। और आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, ये बॉडीज होती है, ये भी मैंने तुम्हारे को बता दिया। अब और अच्छा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में और आर्बिट्रल बॉडीज में क्या फर्क है, देखो 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 देखो, ये जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में बने हुए हैं और आर्बिट्रल बॉडीज जो बने, दोनों में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, देखो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस जो ये बने हुए हैं, यहां से आप लोगों ने, इनका काम क्या होता है, ये आपको ना आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूशन से आपको आर्बिट्रेटर प्रोवाइड करवा देते हैं। जैसे सपोज आपको, अगर सपोज इंडिया में दो बंदों के बीच में डिस्प्यूट है, आप अपना पर्सनल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना चाहते हैं कि मेरा यही बंदा डिस्प्यूट सॉल्व करे, तो वो ढूंढोगे कहां से कि कौन होना चाहिए, किस क्वालिफिकेशन में, आप इधर जाके करवा सकते हो, इस इंस्टीट्यूशन में जाकर करवा सकते हो। इनका मेन रोल होता है, इनके और भी कई रोल होते हैं, उसमें से एक रोल ये भी होता है। और फिर जब आपने अपॉइंट कर लिया तो फिर वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहलाएगा, फिर वो आपकी जजमेंट देगा और आपका डिसीजन देखेगा। मैं वापस ऊपर जा रहा हूं, हालांकि इसका रोल खाली वहीं तक सीमित नहीं है, इसके और भी कई रोल बताऊंगा मैं। तो ऊपर चलते हैं। इट इज नॉट एनफ दैट द पार्टीज अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर, कह रहा है खाली पार्टीज ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया, ये नहीं कि मैंने इसको अपॉइंट कर लिया मेरा आर्बिट्रेटर आज से, है ना, हमने ढूंढा आर्बिट्रेटर और अपॉइंट कर लिया कि तू मेरा आर्बिट्रेटर बनेगा, नहीं। द पर्सन इज अपॉइंटेड मस्ट आल्सो गिव हिज कंसेंट टू एक्ट एज आर्बिट्रेटर, जिसको अपॉइंट करा है वो खुद भी अपनी कंसेंट दे कि हाँ भाई मैं आर्बिट्रेटर बनने को तैयार हूं। आगे, his appointment is not complete till he has accepted the reference, उसकी अपॉइंटमेंट तब तक कंप्लीट नहीं जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं देगा, ये तो सिंपल सी बात है। द आर्बिट्रेटर मस्ट एब्सोल्युटली डिसइंटरेस्टेड इंपार्शियल, ये भी मैंने तो बता दिया था कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए और इंपार्शियल बिहेवियर में काम करे, वो ऐसा नहीं किसी एक का फेवर ले। ही इज एन एक्स्ट्रा जुडिशियल ट्रिब्यूनल। अच्छा, एक्स्ट्रा जुडिशियल ट्रिब्यूनल क्यों है, एक्स्ट्रा जुडिशियल का मतलब है कि ये कोर्ट के बाहर, जब देखो जब भी कोई सेटलमेंट कोर्ट के बाहर होती है ना, उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल। देखो जुडिशियल का मतलब होता है जब आप दो पार्टीज का केस कोर्ट में सेटल हो रहा है, लेकिन तुम्हें पता आर्बिट्रेटर तो अलग से सेटलमेंट करवाते हैं, कोर्ट में थोड़ी बैठे हैं, उनका तो अलग से काम चलता है, अलग से उनके सेल्स बने हुए हैं, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं। तो जो आर्बिट्रेशन जब आप आर्बिट्रेटर से डिसीजन लेते, आर्बिट्रेटर से अपना डिस्प्यूट सॉल्व करवाते हो, तो उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल ट्रिब्यूनल, जो आपका डिस्प्यूट सॉल्व करा रहा है। नीचे वही बता रहा है, any interest of the arbitrator either in of the parties or in the subject matter of reference unknown to the either of the party or all the party as the case may be is a disqualification for the arbitrator। ये समझना, इंटरेस्ट वाली बात समझ आती है। कहता है अगर कोई आर्बिट्रेटर किसी भी पार्टी से उसका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो फिर उस केस के अंदर वो आर्बिट्रेटर पॉइंट नहीं होगा। ऐसे समझो, जैसे मान लो एक्स और वाई के बीच में डिस्प्यूट है और ये दोनों मिलकर किसी ए को अपॉइंट करना चाहते हैं, लेकिन पता चला जी ए जो है ना वो वाई का रिलेटिव है, इसका मतलब ए का कहीं ना कहीं वाई के साथ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो वो कभी भी ए एक्स के फेवर में जजमेंट नहीं देगा, तो इसलिए ऐसे आर्बिट्रेटर को पॉइंट नहीं करोगे, वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। और वो कह रहा है उसको अपना बताना पड़ेगा, सच डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाइज ओनली इन द केस ऑफ कंसील्ड इंटरेस्ट। ये डिस्क्वालिफिकेशन तब अप्लाई होगी जब वो कंसील्ड इंटरेस्ट, कंसील में छुपाया हुआ है, देखो वो इंटरेस्टेड है और उसने अपना इंटरेस्ट छुपाया हुआ है, तब ये अप्लाई होगी। लेकिन सपोज मान लो वो ए जो है वाई का रिश्तेदार है, लेकिन वो डिस्क्लोज कर देता है कि हाँ भाई मैं वाई का रिश्तेदार हूं, लेकिन मैं इम्पार्शियल जजमेंट दूंगा, और एक्स को उसने बात बता दी है और एक्स एग्री कर रहा है कि हाँ भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऐसे बंदे को आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हो। देखो नॉर्मली तो तुम किसी भी इंटरेस्टेड पर्सन को आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर सकते, ऐसा कंपनी लॉ में ऑडिटर के लिए भी है, डायरेक्टर के लिए भी, कि किसी इंटरेस्टेड डायरेक्टर को या इंटरेस्टेड ऑडिटर को कंपनी में अपॉइंट नहीं कर सकते। इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जब आपका कोई रिलेशन जुड़ा हुआ है उससे, मतलब दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट एक्स और वाई में और आपका उससे रिलेशन जुड़ा, इसका मतलब आपका उसमें इंटरेस्ट है, तो नॉर्मली तो आप ऐसे बंदे को अपॉइंट नहीं कर सकते। अगर आपने अनडिस्क्लोज कर रखा और एक बात पकड़ी गई, तो इसने अगर कोई डिसीजन दिया भी होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, वो वॉइड मान लिया जाएगा।
लेकिन अगर इसने अपना इंटरेस्ट कंसील कर रखा तो गड़बड़ी है। लेकिन अगर इसने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दिया दोनों पार्टीज को, और इसने मान लो एक्स को बता दिया कि भाई देख मैं वाई का रिश्तेदार हूं, लेकिन मैं ऐसे ऐसे करके उसने समझा लिया, तो और ये एक्स अगर एग्री करता है तो सेटल करवा लो, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी एग्री करेगा नहीं, यही वो बता रहा है। और आर्बिट्रेशन कैसे अपॉइंट होते हैं, बेसिक बेसिक बातें करने से मैं कुछ बताने वाली जरूरत नहीं लग रही। द पार्टीज में अपॉइंट whomsoever they please to arbitrate on this, आ गई बात, जिसको वो अपॉइंट करना चाहते हैं अपनी मर्जी से अपॉइंट कर सकते हैं पार्टीज। यूजुअली द पार्टीज अपॉइंट देमसेल्व्स अपॉइंट द आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर, आ गई बात। ऐसा नहीं है कि जैसे कोर्ट में तो क्या होता है कि जज आप सेलेक्ट नहीं करते, कोर्ट के केस में तो क्या होता है जज आप सेलेक्ट नहीं करते, वो नॉर्मली आपका केस ऑटोमेटिक किसी पर्टिकुलर जब कोर्ट में जाता है तो ऑटोमेटिक डिसाइड होता है कि इस जज के अंडर जाएगा। लेकिन यहां क्या था, आपको किस आर्बिट्रेटर से अपना केस सॉल्व करवाना आप खुद डिसाइड करते हो, खुद सेलेक्ट करते हो। इन सर्टेन केसेस कह रहा है कई जगहों पे कोर्ट आर्बिटर अपॉइंट करता है, कुछ केसेस में जो बहुत स्ट्रिक्ट मैटर होते हैं, सीरियस मैटर होते हैं, वहां पे कोर्ट आपके लिए आर्बिटर अपॉइंट करके देता है या एम्पायर एज एम्पायर काम करता है, लेकिन नॉर्मली आर्बिटर आप लोग खुद अपॉइंट करते हो। कहता है द पार्टीज टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, पार्टीज टू एन द पार्टीज to an arbitration agreement may agree that any reference thereunder shall be referred to an arbiter to be appointed by a person designated in the agreement either by name or as the holder for the time being in force for any officer appointment। ये देखो ये भी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है सपोज मान लो दो बंदों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ मान लेते हैं, और उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में पहले से एक आर्बिट्रेशन का क्लॉज डलवा दिया। आजकल ना बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारी कंपनीज भी ऐसा करती हैं। आजकल ना कंपनीज क्या करती हैं अपना टाइम सेव करने के लिए ना, पहले से क्या करती हैं, जैसे मान लो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड में कोई डीलिंग हो रही है, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और ये लोग ना जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें पहले से ना एक आर्बिट्रेशन क्लॉज डलवाते हैं। आजकल प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूं तुम्हारे को, आर्बिट्रेशन क्लॉज डलवाते हैं और उसमें पहले ही लिखवा देते हैं कि कल को अगर तेरे और मेरे बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, हमारी कंपनी के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो वो आर्बिट्रेटर पे जाएगा। और कह रहा है बहुत सारी कंपनियां तो क्या करती है, आर्बिट्रेटर का नेम भी डलवा देती है कि इस वाले आर्बिट्रेटर पे जाएगा। दोनों म्यूचुअल कंसेंट से एग्री कर लेते हैं कि इस वाले आर्बिट्रेटर पे जाएगा, तो ये भी डलवा देते हैं। तो ये बता रहा है कि आपकी मर्जी है कि अगर आप नेम भी डलवाना चाहो एज द होल्डर की कौन कौन है, वो भी डलवा सकते हो कि किसके पास केस जाएगा। अब आता है आर्बिट्रल अवार्ड। अब अवार्ड आपको पता ही है क्या होता है, जजमेंट गिवन बाय द आर्बिट्रेटर या डिसीजन गिवन बाय द आर्बिट्रेटर। अब क्या है इसको डिटेल में समझेंगे, और इसके अलावा आगे की दो डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही करा दी है, आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आगे की तुम्हारे को दो डेफिनेशन मैंने और करा दी है, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ये कोर्ट वोट क्या होता है सब वापस अभी पढ़ेंगे, अभी ऊपर ही जा रहा हूं मैं वापस, ठीक। अभी हम आर्बिट्रल अवार्ड से करेंगे। तो देखो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं आर्बिट्रल अवार्ड से। अच्छा अवार्ड क्या होता है, डिसीजन गिवन बाय द आर्बिट्रेटर इज कॉल्ड अवार्ड, है ना। डिसीजन गिवन बाय द आर्बिट्रेटर इज कॉल्ड अवार्ड। जैसे कोर्ट में गया तो कोर्ट में केस जाने के बाद जज के पास जाता है, जज एक डिसीजन देता है, फाइनल जजमेंट आती है, ऑर्डर आता है। सेम ऐसे यहाँ पे जो ये ऑर्डर देता है उसे हम अवार्ड बोलते हैं। अब क्या होता है कि जो अवार्ड है ना, अवार्ड वो बेसिकली दो तरीके का होता है। पहला अवार्ड होता क्या है, ऐसे कह लो जजमेंट गिवन बाय द आर्बिट्रेटर या ऑर्डर गिवन बाय द आर्बिट्रेटर। arbitrator या I can say decision taken by the arbitrator is called award। अब अवार्ड जो होता है ना वो दो तरीके का होता है। अवार्ड जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरिम अवार्ड, एक होता है फाइनल अवार्ड। दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरिम अवार्ड और एक होता है फाइनल अवार्ड। इंटरिम अवार्ड, फाइनल अवार्ड। इंटरिम अवार्ड वो अवार्ड होता है जो भी फाइनल केस डिसाइड नहीं हुआ और अभी कुछ चीजें पेंडिंग है, जैसे मान लो ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट था, मान लो ए और बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मान लो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है। मान लो ए ने बी को 10 लाख रुपए दिए थे एडवांस,
और बी ने गुड सप्लाई करने थे लेकिन वो सप्लाई नहीं कर रहा, वो सप्लाई नहीं कर रहा। ध्यान से सुनना, अब वो सप्लाई नहीं कर रहा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस हो गया। ए और बी के बीच में डिस्प्यूट हुआ था, ये लोग चले गए आर्बिट्रेटर के पास। इन्होंने एग्रीमेंट में पहले से लिखवा रखा था कि हम कहां जाएंगे, आर्बिट्रेटर पे जाएंगे। अब ये दोनों चले गए आर्बिट्रेटर के पास। अब आर्बिट्रेटर ने बोला भाई बी को, ये बोला कि भाई बताओ तुमने 10 लाख रुपए लिए थे, ये कहता लिए थे। और बी से ये बोला कि भाई बता मेरे को एक बात बता कि तो इसको गुड सप्लाई क्यों नहीं कर रहा। तो बी कहता है भाई मेरे को पीछे से गुड जहां से मैंने एक्वायर कर रहे थे वो मिले ही नहीं, तो इसलिए मैं गुड्स आगे भी नहीं दे पा रहा। तो अब ए कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर ये गुड्स नहीं दे पा रहा तो मेरे को मेरे 10 लाख रुपए वापस दिलवाओ, विद इंटरेस्ट दिलवाओ। विद क्या दिलवाओ, इंटरेस्ट दिलवाओ, क्योंकि मैंने इसको इतने टाइम तक पैसा दे रखा था, गुड सप्लाई नहीं कर रहा था, इतने टाइम से मेरा पैसा यूज कर रहा है, तो मेरे को मेरा पैसा विद इंटरेस्ट वापस दिलवाओ, मेरे को ब्याज भी मिलना चाहिए। अब बी जो है वो पैसा वापस देने को तैयार है 10 लाख रुपए, लेकिन इंटरेस्ट देने को तैयार नहीं है। वो कहता है मैं क्यों इंटरेस्ट दूं, मेरी गलती थोड़ी है, मेरे को आगे से गुड्स नहीं मिले इसलिए मैं इधर नहीं दे पा रहा। अब आर्बिट्रेटर बेचारा परेशान है कि मैं क्या करूं। तो आर्बिट्रेटर क्या करता है कि वो ये बोलता है बी को कि चल एक काम कर, 10 लाख रुपए दे दे अभी जो तूने उसके देने हैं वापस, ए के इंटरेस्ट देना या नहीं देना उसके लिए एक नेक्स्ट डेट और रख लेते हैं, नेक्स्ट डेट और रख लेते हैं, फिर ढंग से डिसाइड करेंगे पूरे केस के फैक्ट सुनकर कि आगे क्या करना है। अभी 10 लाख वाली बात क्लियर कर दे कि इंटरेस्ट बनता है नहीं बनता, कितना बनता है, वो सब अगली डेट पे डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या कर ले, तो 10 लाख तो वापस कर दे। इसका मतलब अभी केस फाइनल डिसाइड नहीं हुआ, 10 लाख रुपए वापस हो गए ए को, लेकिन अभी इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा वो नेक्स्ट डेट पे डिसाइड होगा। तो इंटरिम, ये क्या है, इंटरिम अवार्ड। इंटरिम अवार्ड मींस अभी फाइनल केस डिसाइड नहीं हुआ, 10 लाख रिटर्न हो गए, वो वाली बात खत्म हो गई, लेकिन अभी इस केस में अभी भी कुछ पेंडिंग है, क्या कि इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट हियरिंग हुई, नेक्स्ट डेट हुई, नेक्स्ट डेट पे आर्बिट्रेटर ने बोला बी को कि भाई देखो इसमें ए की गलती नहीं है कि तुम्हारे को आगे से गुड्स मिले नहीं मिले, ठीक है तुम्हारी भी गलती नहीं है लेकिन ए की भी गलती नहीं है, तुम ए का पैसा यूज कर रहे थे ना, अगर तुम्हें आगे से गुड्स नहीं मिल रहे थे तो तुम ए का पैसा वापस कर देते उसी टाइम। तो अब तुमने जितने टाइम तक बी का, ए का पैसा अपने पास रखा, तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो फाइनल जो नेक्स्ट डेट हुई उसके अंदर जो फाइनल डेट थी, उधर जज ने ये भी बोल दिया, आर्बिट्रेटर ने भी बोल दिया कि इंटरेस्ट से देना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं फाइनल अवार्ड। इसे हम क्या बोलेंगे, फाइनल अवार्ड। कि अब फाइनली केस खत्म हो गया और किसके फेवर में आ गया, ए के फेवर में आ गया। तो इंटरिम अवार्ड वो होता है जहां पे अभी केस फाइनली डिसाइड नहीं होता, कुछ चीजें पेंडिंग होती हैं, और जब एक बार फाइनल डिसाइड हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, फाइनल अवार्ड। तो ये कह रहा है आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड्स इंटरिम अवार्ड। अच्छा, इसका ये वाला अवार्ड किसकी बात कर रहा है, फाइनल अवार्ड की। कह रहा है जो आर्बिट्रल अवार्ड होता है फाइनल वाला, उसमें इंटरिम भी कवर होता है, पहले इंटरिम आएगा बाद में फाइनल आएगा। आगे द डेफिनेशन डज नॉट गिव मच डिटेल ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। देखो डेफिनेशन खाली इतनी सी है, आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड्स इंटरिम अवार्ड, तो डेफिनेशन से ज्यादा चीजें क्लियर नहीं हो रही। लेकिन कहता है कि हाउएवर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ दैट द फॉलोइंग फीचर्स आर नोटिस। कह रहा है डेफिनेशन से ज्यादा चीजें अवार्ड को लेकर क्लियर नहीं हो रही हैं, लेकिन कुछ चीजें ध्यान रखने वाली हैं अवार्ड को लेकर। क्या, पहला, एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग। सिमिलरली a reference to arbitration and award is also required to be made in writing। देखो दो बातें निकल के आई। एक बात आई, देखो जब स्टार्टिंग, देखो इंडिया में ना दो तरीके होते हैं, अगर आपको आर्बिट्रेटर के पास केस लेके जाना है तो दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। क्या, जैसे मान लो सपोज, जैसे देखो मान लो ए और बी ने पार्टनरशिप फर्म खोली, ए और बी ने क्या खोली, मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म खोली। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म खोली तो इन लोगों ने एक पार्टनरशिप डीड बनाई होगी। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है कि पार्टनरशिप का नाम क्या है, नेम ऑफ बिजनेस, मान लो XYZ फर्म, नेम ऑफ पार्टनर्स होगा, मान लो ए और बी। फिर उसके बाद सिचुएटेड कहां पे है, ये पार्टनरशिप हम कहां सिचुएटेड है, मान लो दिल्ली में, एग्जैक्ट एड्रेस होगा वहां तो, है ना। उसके अलावा इनका बिजनेस किस चीज का है, मान लो रेडीमेड गारमेंट्स का है। फिर ये तो बेसिक बेसिक बातें होती हैं। उसके बाद ना फिर टर्म्स एंड कंडीशन चालू हो जाती हैं, बेसिक बेसिक बातों के बाद कि पार्टनरशिप चलेगी कैसे, क्या क्या रूल्स होंगे। तो उन्हीं रूल्स में ना एक अलग से नीचे क्लॉजेस चलते हैं, उसी में एक क्लॉज चलता है आर्बिट्रेशन क्लॉज। तो मतलब पार्टनरशिप डीड के अंदर ये क्लॉज डलवा दिया जाता है, आर्बिट्रेशन क्लॉज, जिसमें ज्यादातर ये लोग लिखवा देते हैं पार्टनर्स की कल को अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो हम पहले अपने केस को आर्बिट्रेटर पे लेके जाएंगे एज कंपेयर टू कोर्ट, ताकि केस जल्दी निपट जाए। तो एक तरीका तो ये है कि तुम आर्बिट्रेशन क्लॉज डलवा दो पार्टनरशिप डीड के अंदर या नॉर्मल अपने बिजनेस एग्रीमेंट के अंदर। और दूसरा तरीका ये है कि अगर तुमने आर्बिट्रेशन क्लॉज पार्टनरशिप डीड में नहीं डलवाया तो तुम सेपरेट अलग से आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कर लो, सेपरेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कर लो।
जिसमें ये लिखवा दो, जिस टाइम डीड बनाई थी उस टाइम पे तो तुमने ऐसा कुछ भी नहीं लिखवाया था, लेकिन बाद में अलग से एग्रीमेंट कर लिया कि कल को अगर हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम आर्बिट्रेटर पे जाएंगे। तो एक चीज समझ आती है, ले दे के चीज समझने वाली है कि लॉ कहता है कि जब भी आप आर्बिट्रेटर पे केस लेके जा रहे हो तो पहले आपके पास उसके ऊपर पावर होनी चाहिए, आर्बिट्रेशन की पावर होनी चाहिए, आपने राइटिंग में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किया होना चाहिए। देखो पार्टनरशिप तो आपको पता ओरली भी बन सकती है, लेकिन अगर ओरली बनेगी तो पार्टनरशिप डीड तो बनेगी नहीं फिर, क्योंकि अगर पार्टनरशिप राइटिंग, देखो आपको पता होगा ना पार्टनरशिप एक पार्टनरशिप आपस में क्या है, एक एग्रीमेंट है जो ओरल में भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है। पार्टनरशिप को इंडिया में वैसे भी रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप ओरली बनाई है तो उसके बाद अगर आप आर्बिट्रेशन में अपना केस लेके जाना चाहते हो तो उसका एक तरीका ये है कि आप सेपरेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कर लो। और अगर आपने पार्टनरशिप स्टार्टिंग से राइटिंग में बनाई थी और डीड बनाई थी तो उसका दूसरा तरीका यह है कि आप आर्बिट्रेशन क्लॉज डलवा दो उसी के अंदर, डीड पार्टनरशिप डीड के अंदर, और तो अपना केस आर्बिट्रेटर पे ले जाओ। और तीसरा तरीका यह है कि आपने पार्टनरशिप डीड बनाई थी लेकिन आर्बिट्रेशन क्लॉज डलवाना भूल गए थे, तब भी आप सेपरेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कर सकते हो। देखो 3 केस में आप सेपरेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कर सकते हो। कब कब? एक, आपने पार्टनरशिप ओरली बनाई थी तो ऑब्वियस सी बात है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज ओरली तो डलेगा नहीं, तो आपको अगर आर्बिट्रेशन में कैसे कहना है, सेपरेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना लो। दूसरा तरीका यह कि आपने पार्टनरशिप डीड तो राइटिंग में बनाई थी, है ना, लेकिन उसके अंदर आप आर्बिट्रेशन क्लॉज डलवाना भूल गए, तो आप सेपरेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनवा लो, है ना। राइटिंग में तो बनाई लेकिन आर्बिट्रेशन क्लॉज डलवाना भूल गए। तीसरा तरीका यह कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाओ ही मत, आप पार्टनरशिप डीड अगर राइटिंग में बना रहे हो तो उसी में डलवा लो। तो 3 बातें निकल के आती हैं। मगर एक चीज लेते कि यही कह रहे हैं कि जब भी आप करोगे तो पहली बात तो आप जो भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है पहले राइटिंग में करोगे, मतलब आप अपना केस आर्बिट्रेशन में लेके जाते हो पहले बात राइटिंग में होनी चाहिए। दूसरा, फिर आप वो केस कहां लेके जाओगे, आर्बिट्रेटर पे। जब आप आर्बिट्रेटर को वो केस रेफर करोगे कि भाई हमारी बात सुन लो, हम दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया है, तो ओरली जाकर नहीं बोलोगे सीधा दोनों मुंह उठाकर चले गए आर्बिट्रेटर के पास कि हमारा केस सॉल्व करवाओ। दोनों राइटिंग में लिख के देंगे कि हमारे बीच में डिस्प्यूट हो गया है, और वो आर्बिट्रेटर को रेफरेंस देंगे कि अब हमारे केस को आप क्या करा दो, सेटल करा दो। रेफरेंस देंगे कि हमारे केस को सेटल करा दो, राइटिंग में रेफरेंस देंगे, और उसके बाद केस सेटल होगा, उसके बाद केस सेटल होगा। तो समझ आई बातें मैंने क्या करी हैं? तो बात समझ आ गई। तो पहले तो हमको ये समझ आया आर्बिट्रेशन के अंदर कि आर्बिट्रेशन के अंदर पहले दो बंदों के बीच में डिस्प्यूट है, ये समझना था। वो डिस्प्यूट के लिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट रिटन में होना चाहिए, एग्रीमेंट रिटन में हो गया, आपका क्लॉज डलना चाहिए राइटिंग में। और जब वो डल गया उसके बाद जब आप आर्बिट्रेटर को केस रेफर करोगे तो वो भी राइटिंग में ही करोगे, लिख के ओरली नहीं बोलोगे। ये एक बात हो गई, राइटिंग में होना चाहिए। और दूसरा, नेक्स्ट ऑर्बिट्रल अवार्ड इज रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन स्टैम्प पेपर ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू। आपको पता होगा, मैंने एक चीज नॉलेज के लिए बताया था, जैसे कोर्ट होता है ना, कोर्ट जब कोर्ट भी ऑर्डर देता है ना, ऑर्डर तो वो भी एक स्टैम्प पेपर के ऊपर देता है। तो मैं पता है हमारे इंडिया में ना 2 तरीके के स्टैम्प पेपर होते हैं, एक होता है जुडिशियल स्टैम्प पेपर, एक होता है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। जब कोर्ट कोई ऑर्डर देता है ना तो वो एक स्टैम्प पेपर पे लिख के देता है ऑर्डर को, और जिस स्टैम्प पेपर पे वो लिख के देता है, जिस स्टैम्प पेपर पे कोर्ट लिख के देता है उसे हम बोलते हैं जुडिशियल स्टैम्प पेपर। जुडिशियल स्टैम्प पेपर, जब कोर्ट का ऑर्डर आता है, जब जज अपनी जजमेंट देता है, ऑर्डर लिख के देता है। सिमिलरली यहां पे भी कह रहा है जब आर्बिट्रेटर अपना अवार्ड देगा तो वो भी एक राइटिंग में लिख के देगा और एक स्टैम्प पेपर पे लिख के देगा। उसकी एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू कितनी होती है वो केस टू केस वेरी करती है कि आर्बिट्रेटर ने कितने लाखों रुपए का डिस्प्यूट सेटल करवाया उसके अकॉर्डिंग होता है। मान लो अगर दोनों के बीच में डिस्प्यूट 50 लाख रुपए का था तो स्टैम्प पेपर अलग वैल्यू का लगेगा, अगर दोनों के बीच में डिस्प्यूट 1 करोड़ का था स्टैम्प पेपर अलग वैल्यू का लगेगा। वो केस टू केस वेरी करता है, और कितनी वैल्यू का लगेगा वो हर स्टेट के अकॉर्डिंग अलग होता है, हर स्टेट के अकॉर्डिंग अलग होता है। और वो ये कह रहा है कि जो आर्बिट्रल अवार्ड आएगा वो भी राइटिंग में होगा। मतलब पहली बात तो आर्बिट्रल के बाद जब आप एग्रीमेंट, आप जब पहली बार जब आप आर्बिट्रल पे केस लेके जाना चाहते हो उसके लिए आप पे राइटिंग में पावर होनी चाहिए। उसके जब आप केस रेफर करोगे तो भी राइटिंग में करोगे। फिर तीसरी बार जब आर्बिट्रल का डिसीजन आएगा तो वो भी स्टैम्प पेपर में लिख के आएगा तो वो भी राइटिंग में आएगा। और जो आर्बिट्रल कभी भी ओरल डिसीजन नहीं दे सकता, कहता है ना ओरल डिसीजन इज नॉट एन अवार्ड अंडर लॉ। बात आर्बिट्रल कभी भी ओरली नहीं बोल सकता जाओ मैंने तुम्हारा डिस्प्यूट सेटल करा दिया, अगर सेटल करा तो राइटिंग में लिख के देना पड़ेगा। और दिखा द अवार्ड इज टू बी साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तुम्हें याद होगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है, मैंने बताया था अभी। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है, देखो नॉर्मली अगर सिंगल जैसे ए और बी के बीच में डिस्प्यूट है, ए और बी के बीच में डिस्प्यूट है और इन्होंने किसी एक्स को हायर करा तो ये आर्बिट्रेटर है, और इसे हम आर्बिट्रेटर भी बोलेंगे और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में दोनों आते हैं, सोल आर्बिट्रेटर भी, सिंगल आर्बिट्रेटर भी, और ग्रुप ऑफ आर्बिट्रेटर्स भी। और दूसरा तरीका यह है कि 3 आर्बिट्रेटर थे XYZ, तीनों ने मिलकर डिसीजन दिया तो इसे भी हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बोलेंगे, इन्हें भी हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बोलेंगे। तो वो यही कह रहा है कि जब आर्बिट्रेटर डिसीजन देगा तो उस अवार्ड देगा, अवार्ड के ऊपर उस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के साइन होने चाहिए। तो अगर सिंगल आर्बिट्रेटर तो उसके साइन करवाओगे, अगर ये सारे हैं तो इनके करवाओगे। लेकिन इसमें भी एक चीज बोल रहा है क्या,
कहता है हाउ एवर द सिग्नेचर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल सफिशिएंट इफ द रीजन फॉर एनी ओमिटेड सिग्नेचर स्टेटेड। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओमिटेड सिग्नेटरी स्टेटेड, और ओमिटेड सिग्नेटरी स्टेटेड का मतलब है कि अगर सपोज 3 आर्बिट्रेटर थे लेकिन साइन करते वक्त मान लो एक बंदा नहीं मिला, नहीं आया, सिर्फ 2 ही आए हैं कोर्ट में। जैसे सपोज आज अवार्ड आ गया, मतलब आज उन्होंने डिसीजन दे दिया और उन्होंने कहा, उन्होंने इन दोनों को ये बोला कि अवार्ड की कॉपी कल ले जाना, लेकिन कल कोर्ट के अंदर सिर्फ आर्बिट्रेटर जो ट्रिब्यूनल में सिर्फ 2 ही लोग आए, एक्स और वाई जेड आया ही नहीं किसी छुट्टी की वजह से। तो वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, कह रहा है अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सारे आर्बिट्रेटर साइन नहीं भी कर पा रहे हैं तो जिन लोगों ने केस को हैंडल करा था उसके मेजोरिटी लोग साइन कर दें। जैसे 3 लोगों ने करा था यहाँ पे इस केस को हैंडल, तो अगर तीनों साइन नहीं भी कर पा रहे तो मेजोरिटी कितनी हो गई, 2 की, 2 के भी साइन करवा लोगे तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, वो ये बता रहा है। नेक्स्ट आगे क्या बोलता है, द मेकिंग ऑफ एन अवार्ड इज अ रैशनल प्रोसेस विच इज असेंचुएटेड बाय रिकॉर्डिंग द रीजंस। अब व्हाट इज असेंचुएटेड का मतलब क्या होता है जरा समझ लो या लिख लो कहीं पे। असेंचुएटेड का मतलब होता है टू एम्फसाइज समथिंग, किसी चीज पे फोकस करना। समथिंग और मेक समथिंग इजियर। किसी चीज पे फोकस करना है, किसी चीज को इजी बनाना, दैट इज असेंचुएटेड। अब यहां पे इस लाइन का मतलब क्या भी हम समझेंगे, यहां पे इस लाइन का मतलब क्या भी हम समझेंगे। देखो क्या बोलता है यहां पे, देखो कहता है द मेकिंग ऑफ अ बॉडी इज अ रैशनल प्रोसेस व्हिच इज असेंचुएटेड बाय रिकॉर्डिंग द रीजंस। यहां पे इसका मतलब है समथिंग इजियर, यहां पे इसका समथिंग इजियर। ठीक है ना, जब आर्बिट्रेटर अवार्ड देता है तो उसकी सारी बातें उसने अवार्ड में क्या क्या दिया और किस रीजनिंग की वजह से, जैसे मान लो अगर आर्बिट्रेटर ने डिसीजन ए के फेवर में दिया तो उसके लिए क्यों दिया ए के फेवर में। जैसे कोर्ट होता है ना, कोर्ट में भी यही होता है, जब वो कोर्ट जब डिसीजन देता है तो वो जजमेंट लिख के देता है कि उसने इसके फेवर में जजमेंट क्यों दी है, किस वजह से दी है, क्या लॉजिक था उसके पीछे देने का और क्या क्या रीजनिंग थी देने के लिए, और ये भी बताता है कि जजमेंट फेवर में आई या अगेंस्ट में आई। तो सेम अगर अगेंस्ट में दिए तो ये बताया जाता है और जजमेंट के अंदर कि क्यों दिया अगेंस्ट में, और जिसके फेवर में दिया जाती है ये भी बताया जाता है क्यों दिए फेवर में। तो सेम आर्बिट्रेटर जब अवार्ड देता है ना तो उसके भी रीजन दिए जाते हैं, लिखा है ना अवार्ड शुड कंटेन रीजंस, कि अगर अवार्ड फेवर में आया किसी बंदे के तो क्यों आया है, और अगेंस्ट गया है तो क्यों गया है। तो कह रहा है नॉर्मली जब भी आर्बिट्रेटर अवार्ड देता है वो राइटिंग में लिख के अवार्ड देता है और उसके अंदर उसमें रीजंस भी लिख के देता है कि उसने अवार्ड फेवर में दिया है अगेंस्ट में दिया तो क्यों दिया है। However, there are 2 exceptions where an award without reason is valid। देखो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है उसके ऊपर 3 नंबर का। नॉर्मली अब तुम्हारे को यहाँ से एक्सेप्शन पढ़ने वाले हैं अभी हम। नॉर्मली अगर 2 बंदों के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है और आर्बिट्रेटर ने केस को सेटल करवा दिया और अवार्ड पास कर दिया, तो अवार्ड जब वो देगा तो उस अवार्ड में वो राइटिंग में विद रीजंस देगा कि उसने अवार्ड फेवर में दिया तो क्यों दिया और अगेंस्ट में दिया तो क्यों दिया। लेकिन वो कह रहा है कि 2 केसेस ऐसे हैं जहां पे आर्बिट्रेटर ने अवार्ड दिया है लेकिन उसको रीजन देने की जरूरत नहीं है कि उसने ऐसा अवार्ड क्यों दिया है, ये देने की जरूरत नहीं है उस अवार्ड में। पहला, where the arbitration agreement expressly provide that no reason are to be given। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये बड़े ध्यान से सुनना, मतलब 2 बंदों के बीच में डिस्प्यूट, मान लो 2 बंदों ने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कर रखा है, मान लो एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ और इन दोनों ने पहले से आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन कर रखा है और इन्होंने उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में लिखवाया हुआ है कि कल को हमारा कोई भी केस होगा तो हम आर्बिट्रेटर पे लेके जाएंगे। लेकिन उन्होंने उसी एग्रीमेंट में यह भी लिखवा रखा है कि जब आर्बिट्रेटर अवार्ड देगा, जो भी अवार्ड देगा, तो हम उसको बोल देंगे आर्बिट्रेटर को कि अवार्ड में तूने अवार्ड फेवर में दिया या अगेंस्ट में दिया, उसकी रीजनिंग मत लिखियो, उसकी रीजनिंग मत लिखियो। तो अगर ऐसा एग्रीमेंट उन्होंने लिखवा रखा है और ऐसा एग्रीमेंट उन्होंने कर रखा, लिखा है ना, वेयर द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक्सप्रेसली प्रोवाइड दैट नो रीजन आर टू बी गिवन। अगर उन्होंने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में ऐसे पहले से लिखवा रखा है कि अगर वो आर्बिटर पे केस लेके जाएंगे और आर्बिटर अवार्ड देगा और वो उसकी रीजनिंग नहीं लिखवाएंगे उसके ऊपर, तो नहीं मिलेगी, फिर उनको रीजनिंग नहीं मिलेगी। अच्छा, इसका ऐसा लोग क्यों करवाते होंगे, पता है क्यों? देखो जब भी आर्बिट्रेटर का कोई डिसीजन आता है ना, अवार्ड आता है, तो अवार्ड आने के बाद ना वो आर्बिट्रेटर वालों की वेबसाइट पे चला जाता है।
हमारे इंडिया में जो आर्बिट्रेशन पैनल बने हुए हैं ना, जो तुम्हारे को मैंने दिखाए थे, उनकी वेबसाइट, जैसे हमारे इंडिया में जैसे कोर्ट की भी कोई जजमेंट आती है तो वो कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो जाती है, सेम ऐसे इनकी भी हो जाती है। तो पता है क्या होता है कि अगर मान लो किसी के अगेंस्ट आया तो उस बेचारे को ना यही लगता रहेगा कि यार मेरे अगेंस्ट आ गया, मेरी गुडविल खराब हो गई मार्केट में, कि हमारे बीच में डिस्प्यूट हुआ था, मैंने ये गलत करा वो गलत करा है। तो ये दोनों आपस में ये डिसाइड कर लेते हैं कि यार कल को अगर कोई डिस्प्यूट होता भी है, अवार्ड जिसके मर्जी फेवर में आए, हम लोग जजमेंट नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि जजमेंट से क्या होगा, रीजनिंग से ये हो जाएगा कि जिसके भी अगेंस्ट जाएगा उसकी गुडविल खराब होने का चांस होता है। तो अगर ये पहले से ऐसा लिखवा देते हैं कि भाई हम रीजनिंग नहीं लिखवाएंगे मगर हम आर्बिट्रेटर पे केस लेके जाएंगे, जो वो कहेगा आर्बिट्रेटर मान लेंगे, तो फिर उस केस में आर्बिट्रेटर को रीजन देने की जरूरत नहीं है। उस केस में आर्बिट्रेटर को रीजन देने की जरूरत नहीं है। एक तो वो केस हो गया। दूसरा केस वो हो गया वेयर द अवार्ड हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 30 ऑफ दैट इज वेयर द पार्टीज सेटल द डिस्प्यूट and arbitral tribunal has recorded the settlement in the form of arbitral award on agreed terms। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, on agreed terms। इसका मतलब पता है क्या है, ये वो वाला केस है कि जहां पे आप अपने केस को आर्बिट्रेटर पे लेके ही नहीं गए, जहां आप अपने आर्बिट्रेटर केस को पहले लेके नहीं गए। पहला केस तो ये तो केस 1 था, जो हमें समझ आ गया कि अगर किसी दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है, उन्होंने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पहले से लिखवा रखा है कि हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम आर्बिट्रेटर पे केस लेके जाएंगे, लेकिन आर्बिट्रेटर जो भी डिसीजन देगा, आर्बिट्रेटर जो भी डिसीजन देगा हम उसको बोल देंगे कि फेवर अगेंस्ट में जो देना लिख देना, लेकिन उसकी रीजनिंग मत लिखना। तो एक केस तो ये तब रीजनिंग देने की जरूरत नहीं है। और केस 2 ये है कि मान लो दो बंदों के बीच में डिस्प्यूट हुआ, मान लो इन दो बंदों के बीच में डिस्प्यूट हुआ और मान लो इन दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट से दोनों खुद ही बैठ गए, म्यूचुअल कंसेंट से दोनों बैठे और दोनों ने खुद ही अपने डिस्प्यूट को सेटल कर लिया, और दोनों ने अपने डिस्प्यूट को क्या कर लिया, सेटल कर लिया। दोनों बैठे और दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट से अपने डिस्प्यूट को क्या कर लिया, खुद ही सेटल कर लिया। अब खुद ही सेटल कर लिया, लेकिन ये तो उन्होंने ओरली करा होगा। अब इन दोनों को ये लग रहा है यार कि हमने ओरली कर तो लिया, कहीं ऐसा ना हो कोई दोनों में से मुकर जाए, कोई भी बंदा मुकर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में बोलते कि कौन सी बात हुई थी, कैसी बात हुई थी। अभी इन्होंने म्यूचुअल कंसेंट से सेटलमेंट कर ली है, लेकिन दोनों ने वर्बली करी है, इसका कोई रिकॉर्ड तो है नहीं, क्या पता जिस चीज पे इन्होंने एग्री करा है बाद में कल दोनों में आपस में लड़ाई हो जाए फिर मुकर जाए। तो दोनों क्या करते हैं, आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं और आर्बिट्रेटर को जाकर ये बोलते हैं कि देखो भाई हम दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट कर ली है और खुद ही हमने अपने आपस में डिसीजन ले लिया है कि हमें क्या करना है, और इन दोनों ने बोला कि भाई डिसीजन मेरे फेवर में आया है और बी इस बात को मान गया है, बी इस बात को मान गया, दोनों की म्यूचुअल कंसेंट है, और बी ने भी वहां पे जाकर आर्बिट्रेटर के पास बोल दिया कि हाँ भाई मैं मान गया हूं, डिसीजन इसके फेवर में है, हम दोनों की आपस में लड़ाई हुई थी लेकिन हमने खुद ही सेटल कर लिया डिस्प्यूट को और डिसीजन ए के फेवर में आया है और मैं इस बात को एग्री करता हूं। और इन दोनों ने इस बात को जाकर आर्बिट्रेटर के पास लिखवा दिया और आर्बिट्रेटर को बोला कि तुम इस चीज को अवार्ड पे लिख के दे दो, तुम इस चीज को डॉक्यूमेंट पे लिख के दे दो कि हाँ भाई तुमने अवार्ड पास कर दिया है। तो उस पर क्या होगा, आर्बिट्रेटर के लिए तो बढ़िया हो गया, वो कहेगा अच्छा मेरा टाइम बचा, दोनों ने खुद ही सेटल कर लिया म्यूचुअल कंसेंट से, और जज आर्बिट्रेटर ने अवार्ड पास कर दिया और उसके नीचे अपने साइन मार दिए। तो ऐसे केस में आर्बिट्रेटर को उस अवार्ड के अंदर रीजनिंग लिखने की जरूरत नहीं है कि उसने अवार्ड क्यों दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसने तो किसी वजह से दिया ही नहीं है। यहां तो सिर्फ सिंपल सी बात है, वो सिर्फ इतना लिख के दे देगा कि म्यूचुअल कंसेंट थी दोनों की इसलिए उसने अवार्ड पास करा है। अब इन दोनों ने आपस में क्या कंडीशंस रखी हैं, वो क्या रीजनिंग थी इन दोनों की आपस में ये डिसीजन ए के फेवर में लाने के लिए, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो ले देखिए समझ आ गया, दो केस के अंदर आर्बिट्रेटर जो अवार्ड देगा उसके अंदर रीजनिंग देने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली जब भी आर्बिट्रेटर अवार्ड देगा उसके अंदर रीजनिंग देनी पड़ती है, रिकॉर्डिंग द रीजंस कि ऐसा आर्बिट्रेटर ने अवार्ड क्यों दिया है, अवार्ड क्यों दिया है। लेकिन दो केस में आर्बिट्रेटर के अवार्ड की रीजनिंग देने की जरूरत नहीं है। कब कब, जब उन्होंने पहले से एग्रीमेंट में लिखवा रखा था कि रीजनिंग देने की जरूरत नहीं है, तब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पहले से लिखवा रखा था। और दूसरा कि अवार्ड अगर अंडर सेक्शन 30 आता है, 30 का मतलब क्या है, जब दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट करी है, दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट करी है उसके बाद उन्होंने सेटिंग करने के बाद उन्होंने वो दिया है। नीचे वो क्या बोलता है, द फॉर्मुलेशन ऑफ रीजन इज अ पावरफुल डिसिप्लिन, इट मे लीड टू द आर्बिट्रेटर चेंज हिज इनिशियल व्यू ऑन द मैटर, रिकॉर्डिंग ऑफ रीजन इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ द डिस्प्यूट टू रीच अ लॉजिकल कंक्लूजन, अवार्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। देखो जब भी कोई देखो वो ये ऊपर तो ये बता रहा है कि रीजनिंग देने से फायदा क्या होता है कि लोगों को पता लगता है कि आर्बिट्रेटर ने कितना पावरफुल डिसीजन लिया, किस रीजनिंग की वजह से लिया। देखो होता है ना कई बार हम किसी जजमेंट की एप्रिसिएशन करते हैं बहुत ज्यादा, अगर किसी कोर्ट से जजमेंट आती है तो हम लोग एप्रिशिएट नहीं करते, क्या जज ने क्या डिसीजन लिया यार, मजा आ गया देख के। तो सेम, अच्छा वो कैसे पता लगता है कि जज ने बढ़िया डिसीजन लिया है, रीजनिंग देख के कि जज ने किस रीजंस की वजह से ऐसी जजमेंट दी है। तो वो कह रहे हैं कि नॉर्मली तो कोई पावर डिसिप्लिन होता है, कह रहे हैं पावर डिसिप्लिन कर रहा है, नॉर्मली तो जब कोई आर्बिट्रेटर अवार्ड देता है तो बड़ा पावरफुल होता है उसका अवार्ड देना विद रीजनिंग, अगर वो देता है कि उसने ऐसा क्यों दिया है। लेकिन कहता है कि अवार्ड जो होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो जनरल बेसिक बातें, जनरल के अंदर क्या आता है, पार्टीज का नाम है ना, कहाँ पार्टीज रहती हैं, क्या उनका बिजनेस वगैरह, किस वजह से डिस्प्यूट हुआ, फिर फाइंडिंग ऑफ द फैक्ट, उन्होंने उस केस में क्या ढूंढा,
फिर उसके बाद पार्ट सबमिशन ऑफ द पार्टीज की, पार्टीज ने अपने बारे में क्या रखी बात, फिर उसके बाद आता है कंक्लूजन ऑफ द ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने क्या सोचा। तो बेसिकली वो कह रहा है कि अवार्ड में ना 4 बातें लिखी होती है। जब भी आर्बिट्रल अवार्ड आता है तो उसमें 4 बातें लिखी होती है। क्या? आर्बिट्रल अवार्ड के अंदर 4 बातें होती है। एक हो गया जनरल, नेक्स्ट हो गया फाइंडिंग ऑफ फैक्ट्स, नेक्स्ट हो गया सबमिशन ऑफ द पार्टीज, और नेक्स्ट हो गया कंक्लूजन ऑफ द ट्रिब्यूनल। तो नॉर्मल आर्बिट्रल अवार्ड में 4 चीजें होती है बेसिकली। इसमें यहाँ पे बेसिक बात आती है, पार्टीज का नाम वगैरह। यहाँ पे केस के अंदर क्या क्या बातें थी, क्या फैक्ट्स थे, क्या क्या बातें रखी गई। उसके बाद दोनों पार्टीज ने अपने अपने ग्राउंड में क्या रखा कि प्रूव करने के लिए कि वो कौन जेन्युइन है। उस फैक्ट्स में तो देखो बेसिक बातें बताई कि केस को मुद्दा क्या है और किस क्या क्या चीजें जज देख पा रहा है, दोनों अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन डिटेल में फाइनल सबमिशंस क्या दे रहे हैं अपने आप को वो सेव करने के लिए वो, उसके बाद अल्टीमेटली जज क्या डिसीजन ले रहा है, आर्बिटर क्या डिसीजन ले रहा है वो, उसको सारी बातें उसमें लिखी जाती है ना। तो बेसिकली ये बता रहा है कि द प्रीएम्बल ऑफ द अवार्ड में कंटेन्स द रेफरेंस टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द ट्रिब्यूनल सेक्टर। कह रहा है जो अवार्ड होता है ना, अवार्ड, अब देखो उसके ऊपर ना एक प्रीएम्बल भी डाला होता है। प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है? समरी ऑफ द एक्ट। जैसे एक्ट होता है, एक्ट की एक समरी होती है उससे पहले, सेम ऐसे अवार्ड जो होती है, जज अवार्ड आता है उससे पहले एक समरी होती है, उसमें ये बताया जाता है कि ये आर्बिट्रेशन पे केस क्यों आया, एग्रीमेंट के थ्रू आया, कैसे आया, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में कितने बंदे बैठे थे, उन्होंने जजमेंट दी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में, क्या प्रोसीजर उन्होंने फॉलो करा, उसके बाद उन्होंने जजमेंट दी। और उसके बाद आखिरी में लिखा था द पॉइंट्स एट इशू में बी डिवाइडेड इनटू 2 हेड्स, इशू ऑफ फैक्ट एंड इशू ऑफ लॉ। फिर वहां पे ये बातें भी लिखी जाती हैं कि लॉ की वजह से क्या दिक्कत थी और फैक्ट की वजह से क्या दिक्कत थी। ये सारी बातें भी उसमें लिखी जाती हैं। लॉ और फैक्ट में फर्क समझ आता है ना। फैक्ट का मतलब होता है जो आप बता रहे हो कि मेरे हिसाब से ये हुआ, मेरे हिसाब से वो हुआ। लॉ मतलब होता है सेक्शन क्या बोलता है उस चीज को लेकर। तो जज जो है ना, आर्बिट्रेटर है, वो दोनों चीजें लिखेगा अपने अवार्ड के अंदर कि उसने दोनों की बातें सुनकर, दोनों पार्टी से सुन के बेस पे क्या क्या उसने रीजनिंग लिखी है, क्या क्या जजमेंट ली, और कौन से सेक्शन के बेस पे दी, वो सारी बातें भी लिखी जाएंगी। उसके अलावा अवार्ड में डेट बताई जाएगी, किस डेट को दिया गया। उसके अलावा ये भी बताया जाएगा अवार्ड के अंदर कि किस जगह पे आर्बिट्रेशन का केस, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन भी बताया जाएगा कि किस जगह पे गया, क्योंकि ना उससे ये डिसाइड होता है कि प्लेस से ये डिसाइड होगा कि वो किस ज्यूरिसडिक्शन में गया। जैसे एक पार्टी दिल्ली की है, एक पार्टी मुंबई की है, तो फिर केस कहां जाएगा, वो सब ना ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड होती है, तो वो देखा जाएगा। नेक्स्ट के अलावा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है में इंक्लूड द सम, उसमें कितना अगर कोई पैसे वैसे देने की बात हुई है तो कितना पैसे की बात हुई है, कितना इंटरेस्ट देना है, वो सब बातें लिखी जाएंगी। आर्बिट्रेटर ने कोई डायरेक्शंस दिए हैं, कोई डिसीजन दिए हैं कि दोनों पार्टीज को फॉलो करने हैं, वो सब देखा जाएगा। उसके अलावा एक बार जब अवार्ड हो जाएगा, आफ्टर द अवार्ड इज मेड अ साइंड कॉपी शुड बी डिलीवर्ड बाय ईच टू ईच पार्टी फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन लाइक इंप्लीमेंटेशन और रिकॉर्ड्स अगेंस्ट द ट्रिब्यूनल। रिको देखो दो बातें हो रही, कह रहे एक बार जब अवार्ड आ गया तो उस अवार्ड की एक एक कॉपी दोनों को दे दी जाएगी, दोनों पार्टीज को, ताकि वो इसको इंप्लीमेंट करें या रिकोर्स करें। रिकोर्स का होता है उसके अगेंस्ट अगर ऊपर जाके अपील करना चाहे तो अपील करें, और चाहे तो उसी को इंप्लीमेंट करना चाहे तो इंप्लीमेंट करें। अब आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं तुम्हारे को मैंने बता ही दिया था, और इसके अलावा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है ये भी मैंने तुम्हारे को भी बता ही दिया था। अब आता है कोर्ट। ये कोर्ट का क्या मतलब है यहां पे देखते हैं, इस एक्ट में कोर्ट का मतलब क्या देखते हैं। तो गाइस अब हम कोर्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है देखो, जैसे नॉर्मली तुम्हारे को अगर मैं बताऊं, नॉर्मली जैसे सपोज तो मैंने अगर एक सिस्टम देखा होगा, क्या एक बंदे को ना मैक्सिमम 2 अपील अलाउड होती हैं, एक बंदे को मैक्सिमम 2 अपील अलाउड होती हैं। तो नॉर्मली अगर किसी बंदे का केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया और वो सेटिस्फाइड नहीं है तो अपील कहाँ करता है? हाई कोर्ट में। और अगर वो अगेन सेटिस्फाइड नहीं है तो अपील कहाँ करता है? सुप्रीम कोर्ट में। मैक्सिमम जनरली 2 ही अपील अलाउड होती हैं बस, इससे ज्यादा अलाउड ही नहीं होती। अगर एक जजमेंट आई और आप सेटिस्फाइड नहीं तो अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं, सेटिस्फाइड नहीं तो अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर सपोज केस आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना ले जाकर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना ले जाकर अगर आप अपील, सॉरी, अगर आप केस को आर्बिट्रेटर पे लेके जाते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना ले जाकर अगर आप केस को कहां लेके जाते हो? आर्बिट्रेटर के पास।
केस को आप आर्बिट्रेटर के पास लेकर जाते हो और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो आर्बिट्रेटर के डिसीजन से तो आप अपील कर सकते हो किधर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो इसका वैसे तो आप नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे कैसे कहते हैं, अगर आप आर्बिट्रेटर के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं तो आप अपील करोगे यहाँ पे, और अगर आप यहां से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में। बस ये सेकंड अपील हो गई, बात खत्म हो गई। तो एक तो यही बता रहा है कि अगर इंडियन आर्बिट्रेशन का केस है और आपको केस लेके जाना है अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, क्योंकि कमर्शियल आर्बिट्रेशन के बारे में भी नीचे बात करूंगा मैं क्या है। अगर इंडियन आर्बिट्रेशन का केस आप नॉर्मली लेके जाए तो आप कहां लेके जाओगे केस को, कोर्ट। अब देखो ना जगह जगह वर्ड यूज होगा, नॉर्मली तो आप आर्बिट्रेटर पे लेके गए, अभी आगे लिखा जाएगा कि अगर आप केस को आपका कोर्ट में अपील कर सकते हो। कोर्ट का मतलब क्या है इस एक्ट में, तो कह रहा है इस एक्ट में कोर्ट का मतलब क्या है, तो सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एंड इंक्लूड्स हाई कोर्ट इन द एक्ट ऑफ ऑर्डिनल जुरिसडिक्शन और having jurisdiction to decide question of forming subject matter of the arbitration if the same had been subject matter suit, but does not include any civil court of a grade inferior to such principal civil court of small causes। जरा समझना पड़ ध्यान से क्या है। एक्चुअली में तुम्हें याद होगा मैंने बताया था ये बात ऐसे मैंने सिविल प्रोसीजर को, एक्चुअल में क्या मैंने सिविल प्रोसीजर कोड ना पहले रिकॉर्ड कर दिया था। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेसिकली सिविल कोर्ट होते हैं, लेकिन इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे भी कुछ कोर्ट्स होते हैं, वो पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन के बेस पे होते हैं। पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन के बेस पे मतलब मनी की फॉर्म में, पिक्यूनरी का मतलब होता है मनी की फॉर्म में, कि इतने अमाउंट तक का केस है तो यहाँ जाएगा, उससे ऊपर वाले अमाउंट का केस है तो यहाँ जाएगा। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी नीचे होते हैं, तो वो कह रहा है वहां पे अपील नहीं जाएगी, उसे हम इस एक्ट में आर्बिट्रेटर नहीं मानेंगे, मतलब उसे इस एक्ट के अंदर कोर्ट नहीं मानेंगे। हम कोर्ट किसको मानेंगे कि अगर पहले आर्बिट्रेटर पे केस गया तो उसके बाद आपको अपील करनी है तो आप नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे करो, सिविल वाले या हाई कोर्ट पे करो। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे वाले जो लोअर लेवल के कोर्ट्स हैं जो और भी होते हैं उनको हम नहीं मानेंगे, स्मॉल कॉजेज वालों में यहाँ पे कोर्ट। अच्छा, इसने बोला अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, क्यों? इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के केस में दो बातें आती हैं, एक आता है हाई कोर्ट इन केस ऑफ ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन और दूसरा आएगा हाई कोर्ट इन केस ऑफ एपिलेट जुरिसडिक्शन। हाई कोर्ट इन केस ऑफ एपिलेट जुरिसडिक्शन, दोनों का फर्क समझना क्या है, फर्क समझना दोनों में क्या है। हमारे इंडिया में ना हाई कोर्ट को नॉर्मल आप फर्स्ट टाइम पे भी केस लेके जा सकते हो, कुछ केसेस ऐसे होते हैं डायरेक्ट हाई कोर्ट पे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाते ही नहीं, और कुछ केस ऐसे होते हैं जो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाते हैं और आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील कर जाती है हाई कोर्ट में। तो बेसिकली हमारे इंडिया में हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिसडिक्शन भी होती है प्लस एपिलेट जुरिसडिक्शन भी होती है। अच्छा, सेम सिविल कोर्ट्स पे भी होती है, सेम अगर तुम देखोगे ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे भी होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे अपील जा रही थी ना, आर्बिट्रेटर के अगेंस्ट अपील कहां जा रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी एपिलेट जुरिसडिक्शन भी होती है और ओरिजिनल जुरिसडिक्शन भी होती है। ओरिजिनल का मतलब होता है फर्स्ट टाइम केस यहाँ पे जा रहा है, और एपिलेट का मतलब होता है कि पहले वो नीचे कहीं और डिसाइड हुआ था उसके बाद अपील यहाँ आ रही है। तो जैसे आर्बिट्रेटर पे केस डिसाइड हुआ तो वो अपील कहाँ आ रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो एक ये तरीका भी होता है, और वो उससे हम बोलेंगे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। और उसके बाद अगर अपील कर रहे हो तो एपिलेट जुरिसडिक्शन, अपील आ रही है तो एपिलेट। अगर फर्स्ट टाइम केस वहां जा रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। सेम हाई कोर्ट में अगर फर्स्ट टाइम केस जा रहा है तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, अपील जा रही है नीचे वाले कोर्ट के थ्रू। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए थे आप पहले, सेटिस्फाइड अपील कर रहे हो हाई कोर्ट में तो एपिलेट जुरिसडिक्शन। तो आपको पता ही याद होगा मैंने बताया था इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। अच्छा, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या होता है, मैंने तुम्हारे को याद होगा बताया था। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के अंदर क्या होता है मैंने तुम्हारे को बताया था, दो बातें होती हैं। देखो, अगर सपोज इंडिया का केस है, मान लो एक, जैसे तुम्हारे को याद होगा मैंने बताया था कि रेनबैक्सी जो इंडिया की कंपनी थी, अभी बताया था रेनबैक्सी इंडिया की थी और डाइची जापान की थी, और इनका केस सिंगापुर में गया था, सिंगापुर आर्बिट्रेशन में गया था। तो वो जो था वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन था। वो क्या था, सिंगापुर में आर्बिट्रेशन पे गया था वो। तो वो क्या था, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन बाहर डिसाइड हुआ था। मैंने तो बताया था ना कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है दो कंट्री की बीच में तो वो दोनों में से किसी भी कंट्री में डिसाइड नहीं होता, वो कहां जाता है, किसी थर्ड कंट्री में जाता है। तो वो केस कहां गया था, सिंगापुर के अंदर गया था, सिंगापुर में डिसाइड हुआ था। सेम तुम्हारे को अगर याद होगा मैंने बताया था सुजुकी का जो केस था जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ हुआ था, वो केस कहां गया था, हेग में गया था, हेग में, अभी बताया था। तो अब जब ये मान लो सिंगापुर में गया और आप उस सिंगापुर के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो, सिंगापुर में जो आर्बिट्रेशन का अवार्ड आया आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप उसके अगेंस्ट इंडिया में अपील कर सकते हो। आप सेटिस्फाइड, आप इंडिया में अपील कर सकते हो, लेकिन उसके अगेंस्ट इंडिया में अपील कहां करोगे आप, इंडिया के हाई कोर्ट पे करोगे। किस पे करोगे, हाई कोर्ट पे करोगे, डिस्ट्रिक्ट से। इधर मतलब देखो, अगर यहाँ पे देखो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के केस में इन्होंने सिविल कोर्ट को कवर नहीं करा, इधर तो इन्होंने सिविल कोर्ट को भी कवर करा था प्लस हाई कोर्ट को भी कवर करा था। लेकिन अगर तुम इंटरनेशनल कमर्शियल, ये तो इंडियन आर्बिट्रेशन के केस में हो गया, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के केस में इन्होंने खाली किसको कवर करा है,
खाली हाई कोर्ट को कवर करा है, सिविल कोर्ट को कवर नहीं करा है, तो ये समझना है। दूसरी बात ये भी समझना है, इसने हाई कोर्ट दोनों तरीके से कवर करा है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में भी और एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में भी। अभी ओरिजिनल और एपीलेट का क्या मतलब है जरा समझना। देखो यहां पे जब ये केस बाहर डिसाइड हो गया, अगर केस बाहर डिसाइड हो गया, तो बाहर डिसाइड होने के बाद इंडिया और जापान का केस कहां गया, सिंगापुर में, और बाहर डिसाइड होने के बाद सेटिस्फाइड तो आप इंडिया में अपील कर रहे हो हाई कोर्ट पे, इसका मतलब आप इंडिया में हाई कोर्ट में एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में आ रहे हो। कौन सी ज्यूरिसडिक्शन में आ रहे हो, एपीलेट में। एक तो ये हो गया। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे तुमने तो ये देखा कि दो कंट्री का केस है, तो वो मतलब इंडिया का और दूसरी कंट्री का, तो वो बाहर गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो किसी बाहर की दो कंट्री का इंडिया में आ रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो कोई जापान का और यूएसए का केस है, और वो किसी इंडिया के आर्बिट्रेशन में ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर वो इंडिया के आर्बिट्रेशन में आ रहा है, इंडियन आर्बिट्रेशन में आ रहा है, तो वो इंडिया के अंदर आर्बिट्रेशन में जब वो आएगा, तो वो सीधा हाई कोर्ट में जाएगा एज आर्बिट्रेशन। हाई कोर्ट के अंदर ये आर्बिट्रेशन का पैनल बिठाया जाएगा और वहां डिसाइड होगा, वो हाई कोर्ट में डिसाइड होगा वो। मगर अब जब ये हाई कोर्ट में केस आ रहा है, ये कौन सी ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा है, एपलेट में थोड़ी आ रहा है। ये दो कंट्री का बाहर का डिस्प्यूट था, इंडिया में आ रहा है, लेकिन ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा है। तो दो बातें हमने समझी यहां से इस डेफिनेशन से। एक ये इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के अंदर कि अगर इंडिया का केस है और दूसरी कंट्री का केस है और वो बाहर गया था, और आप सेटिस्फाइड, जैसे सिंगापुर के आप सेटिस्फाइड आप इंडिया में अपील करना चाहते हो, तो हाई कोर्ट में कर सकते हो, तो करना अलाउड है। तो यहाँ पे आ गया वो एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन वाला केस हो गया। दूसरा, कोई दो बाहर की कंट्री थे, उनका केस फर्स्ट टाइम इंडिया में आ रहा है, तो भी वो हाई कोर्ट, क्योंकि वो भी इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का केस हो गया, इंटरनेशनल केस हो गया ना बाहर का, तो भी वो हाई कोर्ट पे आएगा, लेकिन अब वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आएगा। ये कोर्ट की डेफिनेशन खत्म हो गई। अब क्या होता है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, बड़े ध्यान से समझना, देखना, क्योंकि हम जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन समझते हैं ना इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वाला समझते हैं कि एक कंट्री इंडिया की है, एक इंडिया, हम यहां से इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक इंडिया की है और एक बाहर की है। तभी तो देखो, अगर दो कंपनियां इंडिया की ही हैं या दो बंदे इंडिया के ही हैं, अगर उनका इंडिया में डिस्प्यूट हो रहा है, तो इंडिया में केस जाएगा, फिर तो बाहर जाएगा ही नहीं। लेकिन दिक्कत कब है, अगर एक इंडिया की एक बाहर की है, तो फिर केस कहां जाएगा, बाहर जाएगा इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में। तो यही बता रहा है कि केस कब कब बाहर जाएगा। कहता है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन मींस एन आर्बिट्रेशन रिलेटिंग टू डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रेक्चुअल और नॉट। अच्छा कह रहा है जो दो पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप होता है, या तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, और नॉट का मतलब क्या है, वो नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल है। नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल कैसे हो सकता है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जैसे एग्जांपल लेके बात करता हूं, मान लो ए ने बी से पैसे लेने थे, मान लो ए ने बी को लोन दिया था 50 लाख रुपए का, तो ए ने बी के साथ लोन एग्रीमेंट साइन करा था। इसका मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो किसके बीच में हुआ है, ए और बी के बीच में। ए ने बी को लोन दिया था, तो ए हो गया लेंडर, बी हो गया बोरोवर। अगर मान लो कल को बी पैसा नहीं देता, तो बी जो ए के ऊपर केस करेगा, वो कौन सा केस करेगा, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के बेस पे, कि हमारे दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और मैंने इसको लोन दिया था, मैंने इसको लोन दिया था कॉन्ट्रैक्चुअल लीगल रिलेशनशिप के बेस पे, कि भाई हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता और मैंने इसको लोन दिया था और अब ये पैसे वापस नहीं कर रहा। लेकिन केस टू, मान लो ए की हो जाए डेथ, और कल को वो ए का एक बेटा है A1, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा ये जो है ये बी से पैसा रिकवर अब ये करेगा, ऑब्वियसली बात है, बाप का पैसा बेटा रिकवर करेगा। लेकिन अब ये जो A1 बी से रिकवर कर रहा है, क्या A1 और बी का कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है, नहीं। ये तो कैसे आया इसके पास, ये वाला पैसा रिकवर करने का राइट इसके पास कैसे आया, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ के द्वारा आया कि बाप का अधिकार बेटे को मिलेगा, और ये आर्बिट्रेशन में जाके बाप के बिहाफ पे पैसा रिकवर कर सकता है। तो ये वो वाला पॉइंट हो गया सेकंड वाला। कॉन्ट्रेक्चुअल नॉट का मतलब पहले वाला जो केस था कि जब बाप खुद रिकवर कर रहा है तो कॉन्ट्रेक्चुअल, बेटा रिकवर कर रहा है तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल केस नहीं है, वो ऑपरेशन ऑफ लॉ वाला केस है, और बेटा रिकवर कर रहा है। कह रहा है जब भी इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का केस होगा, तो दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होगा, तो दोनों में से कोई एक पार्टी इंडिया की होनी चाहिए एंड एक पार्टी आउटसाइड इंडिया की होनी चाहिए। एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज, एक तो इंडिया की होगी, ए और एक पार्टी कहां की होगी, एक इंडिविजुअल हु इज अ नेशनल ऑफ और हैबिचुअल रेजिडेंट इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया। ऑब्वियस सी बात है ना। तो मतलब कह रहा है कि अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में मतलब इंडिया से बाहर केस लेके जाना है आपको, तो एक पार्टी इंडिया की होनी चाहिए और एक इंडिविजुअल ऐसी कंट्री का होना चाहिए जो इंडिया में पैदा ना हुआ हो, मतलब बाहर का होना चाहिए। एक तो ये केस हो गया।
अच्छा, फिर दूसरा केस आता है अब बॉडी कॉर्पोरेट के बीच में। ऐसा हो सकता है कि एक बंदे का, वो बंदा इंडियन था लेकिन उसका किसी कंपनी से डिस्प्यूट हुआ और वो कंपनी बाहर की है, लिखा है ना, अब बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया। आ गई बात। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक इंडिया की कंपनी और एक बाहर की कंपनी है, ऐसा भी अलाउड है। तो ले देखिए एक चीज समझना, इंडिया की एक पार्टी होनी जरूरी है अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में केस लेके जाना है, और एक पार्टी इन चारों में से कोई एक होनी जरूरी है। या तो इंडिविजुअल बाहर का होना चाहिए, या बॉडी कॉर्पोरेट बाहर की होनी चाहिए, या कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म वगैरह कोई बाहर की होनी चाहिए, ठीक है ना, एनी कंट्री अदर देन इंडिया, या कोई फॉरेन गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप केस करना चाहते हो तो ले देखिए जो चार केस है ना, ये चार लोग बाहर के लोग हैं, ये चार लोग बाहर के हैं। तो मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि जब भी इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में आपको केस लेके जाना तो एक पार्टी इंडिया की होनी चाहिए, एंड एक पार्टी एंड एटलीस्ट वन पार्टी इनमें से कोई एक होनी चाहिए। तो क्योंकि ये चारों बाहर की पार्टी हैं, तो जैसे ही एक इंडिया की होगी, एक इनमें से कोई बाहर की होगी, तो केस फिर कहां जाएगा, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, ये तो पता ही है, अगर मैं हूं और मेरे मरने के बाद मेरा बेटा, मेरी वाइफ, ये सब का है मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव। पार्टी कौन है, पार्टी का मतलब है इस एक्ट में कह रहा है जब भी वर्ड पार्टी यूज होगा तो पार्टी का मतलब है वो लोग जो जिन्होंने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन करा है। जैसे मान लो ए और बी ने आपस में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन करा था कि कल को हमारा कोई डिस्प्यूट होगा तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, तो वो दोनों कौन है, पार्टीज, वो दोनों कौन होगा, पार्टी। अब आता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता क्या और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो पहले तो देखो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट तो मैं समझा तो मैंने दिया ही है। आर्बिट्रेशन एक एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहां पे दो पार्टीज आपस में लिख के डिसाइड करती हैं कि कल को हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम आर्बिट्रेटर पे केस लेके जाएंगे। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मींस एन एग्रीमेंट रेफर्ड इन सेक्शन 7, और यहाँ पे ये बोलता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हैज बीन डिफाइंड टू मीन एनी एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट बाय द पार्टीज टू सबमिट all certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship whether contractual or not। अब contractual not का तो समझ आई गया। कह रहा है बेसिकली आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जहां पे पार्टीज तब एग्रीमेंट ये करती हैं या तो उनका ऑलरेडी डिस्प्यूट हो चुका है या उनको लगता है कि फ्यूचर में हो सकता है, which have arisen और which may arise। तो दो बातें इससे निकल के आई कि ऐसा भी हो सकता है कि दो पार्टीज ने पहले कभी जब बिजनेस स्टार्ट करा था तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कभी साइन किया ही नहीं था, जब डिस्प्यूट हुआ तो डिस्प्यूट होने के बाद वो दोनों पार्टीज आपस में डिसाइड कर रही हैं कि यार अब हमारे में लड़ाई तो हो ही गई है, तो अब एक काम करते हैं केस को आर्बिट्रेटर पे लेके जाते हैं, केस को कहां लेके जाते हैं, आर्बिट्रेटर पे, और अब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा और उसी टाइम अभी तो आपका कोई डिस्प्यूट हुआ नहीं है लेकिन आपने पहले से अराइज कर, आपको आपने पहले से दिमाग लगा के आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कर लिया कि कल को अगर हमारा फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होगा तो हम अपना केस कहां लेके जाएंगे, आर्बिट्रेटर पे लेके जाएंगे। तो ले देखिए दोनों केस अलाउड है, अराइजन और विच में अराइज। तो ले देखिए अगर दो पार्टी के बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है तो आप केस चाहो तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पहले से अगर ऑलरेडी अराइज हो चुका है तो आप अभी भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करके अपना केस आर्बिट्रेटर पे लेके जा सकते हो, और चाहो तो फ्यूचर में भी ले, अगर आपने अभी नहीं हुआ लेकिन आपको लगता है फ्यूचर में हो सकता है पहले भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन कर सकते हो। और कह रहा है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट चाहो तो आप एक सेपरेट एग्रीमेंट के थ्रू डालो आर्बिट्रेशन वाली बात, और चाहो तो आप किसी मेन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लॉज डलवा दो। जैसे भी तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कि आर्बिट्रेशन के पास केस ले जाने के दो तरीके हैं, या तो तुमने सपोज पार्टनरशिप डीड बनाई या तुमने कंपनी बनाई तो कंपनी के एमओए एओए में लिखवा दिया कि कल को कोई डिस्प्यूट होगा तो इस कंपनी का केस आर्बिट्रेशन में जाएगा, या पार्टनरशिप बनाई तो पार्टनरशिप डीड में लिखवा दिया कि कल को एक क्लॉज डलवा दिया कि कल को कोई डिस्प्यूट होगा तो केस आर्बिट्रेटर पे जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि तुम क्लॉज नहीं डलवा रहे तो सेपरेट एग्रीमेंट कर लो, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। और नेक्स्ट वन ये बता रहा है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हमेशा राइटिंग में होगा, ये मैं तुम्हारे को बता ही चुका हूं। और नेक्स्ट वन नीचे बताता है कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है उसमें दोनों पार्टी साइन करेंगी। उसके अलावा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कह रहा है तुम लोग जब, अच्छा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किया रखना वो राइटिंग में, जब मैं बोल रहा हूं राइटिंग में तो वो राइटिंग में फिजिकली भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है। मतलब मान लो एक बंदे ने मेल बनाकर लिखा कि यार हम दोनों ना आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कर रहे हैं, मेल के थ्रू भेजा और दूसरे बंदे को बोला कि भाई उसके ऊपर साइन लगा दे, तुम्हें पता होगा ना डिजिटल सिग्नेचर लगते हैं, दोनों ने आपस में डिसाइड कर लिया डिजिटल सिग्नेचर लगाकर ऑनलाइन मेल रख ली और आपस में डिसाइड कर लिया कि ऑनलाइन एग्रीमेंट कर लिया, तो वो भी अलाउड है। इसके अंदर ये साथ में ये कह रहा है, इसमें ये बताया जाता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर ये बताया जाता है कि इन एन एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस इन विद द एक्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट इज अलेज्ड बाय वन पार्टी एंड नॉट डिनाइड बाय द अदर। कह रहा है हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किस किस को माने, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज इन राइटिंग इफ इट इज कंटेन्ड इन अ डॉक्यूमेंट साइंड बाय द पार्टी। पहले तो कह रहा है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट राइटिंग में कब माना जाएगा, जब अगर एक डॉक्यूमेंट पे दोनों ने साइन कर दिए तब, या दूसरा एक ने एक दूसरे को मेल भेजी थी और उन्होंने प्रॉपर्ली लेटर वगैरह भेजे थे, चिट्ठी वगैरह भेजी थी, दोनों ने उसके ऊपर साइन कर दिया तब। और तीसरा तरीका कि आपने ऑनलाइन भेजा था सामने वाले को कि भाई कल को अगर हमारे बीच में कोई भी, राइटिंग में लिख के भेजा था कि भाई अगर कल को हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम केस को कहां लेके जाएंगे, आर्बिट्रेटर पे लेके जाएंगे, और सामने वाले ने उस चीज को डिनाई नहीं करा। सामने वाले ने, आप सपोज आपने किसी को व्हाट्सएप पे लिख के भेजा या आपने मेल पे लिख के भेजा था उसको
कि भाई कल को तेरे मेरे बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम आर्बिटर लेके जाएंगे, और सामने वाले ने डिनाई नहीं करा, डिनाई नहीं करा मतलब उसने आपकी बात को मान लिया कि हाँ ठीक है, इसका मतलब अगर उसने सपोज हाँ भी नहीं करी और ना भी नहीं करी, इसका मतलब वो चाहता है कि कल को इस आर्बिटर में जाएगा, हम ये अज्यूम कर लेंगे, तब भी हम मान लेंगे कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट राइटिंग में है। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट राइटिंग में कब कब मानेंगे, एक तो अगर नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, दोनों साथ बैठे दोनों साइन कर दिए तब, या सपोज दोनों अलग अलग स्टेट में रहते हैं, दोनों ने एक दूसरे को चिट्ठी भेजी और उसके ऊपर साइन करके एग्री करके दोनों, या दोनों ने एक दूसरे को मेल भेजी और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट साइन कर लिया, इलेक्ट्रॉनिकली एग्रीमेंट कर लिया दोनों ने कि कल को कोई डिस्प्यूट होगा तो हम आर्बिटर पे लेके जाएंगे। और तीसरा तरीका ये कि नॉर्मली एक बंदे ने दूसरे बंदे को मेल भेजी या मैसेज भेजा राइटिंग में लिख के, और उसमें लिखा कि कल कोई डिस्प्यूट होगा तो हम आर्बिटर पे लेके जाएंगे, और दूसरे वाले डिनाई नहीं करा, तो भी केस कहां जाएगा, आर्बिटर पर। नीचे तो ये बता रहा है कि हमेशा राइटिंग में होगा और वगैरह वगैरह, ये सब बातें तो बता ही चुका हूं। अब आता है पावर टू रेफर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन वेयर देयर इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, यहां से हम अगली वीडियो से करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे। कीप कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।